नमस्कार, आचार्य टेक्नोलॉजीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम डेली ई-मित्रा की नई-नई सर्विसेज़, न्यू अपडेट्स की जानकारी के लिए यूट्यूब और फ़ेसबुक पे वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो आज फिर से हम बोनाफ़ाइड की सर्विस लेकर आए हैं आपके साथ फ़ेसबुक और यूट्यूब पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ई-मित्रा के न्यू-न्यू अपडेट्स के लिए। और बोनाफाइड सर्विस की ट्रेनिंग देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजसमंद से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं जगदीश जी, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगी। नमस्कार जगदीश जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, जितेंद्र लड्ढा नाम है। ओह! सॉरी जितेंद्र जी। बिल्कुल, नमस्ते मैम। जी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल आनंद है मैम, बिल्कुल आनंद। जी, तो बताइए आज आप कियोस्को को कौन से सर्विस के बारे में क्या-क्या जानकारी देंगे? मैं इनिशियली वैसे मेरे सारे कियोस्क को एक ऐसा फ़ॉर्मूला देना चाहता हूँ कि जैसे जनरली जब हमारे पास कोई कियोस्क लेने आता है तब वो ई-मित्र से बिल्कुल अनजान होता है और वो जब जी। आता है तो उसके मन में एक प्रश्न सा रहता है कि ई-मित्र के अंदर क्या-क्या होता होगा, कैसे होता होगा? मुझे एक बहुत लंबी ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुज़रना होगा, 450 तरह की सर्विसेज़ है, तो मैं किस तरीके से इसे ट्रेनिंग ले पाऊँगा? तो मैं अपने मेरे यहाँ लोकल राजसमंद में भी अपने मित्रों को इस तरह से ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी कियोस्क हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं एक ऐसा फ़ॉर्मूला देना चाहूँगा कि वे लोग ट्रेनिंग के मामले में एक तरह से सेल्फ स्टैंड हो जाएँ, आत्मनिर्भर हो जाएँ। उनको बहुत अधिक ट्रेनिंग की अपेक्षा रहे नहीं क्योंकि ई-मित्र में प्रतिदिन नई-नई सेवाएँ आती है, तो मैं उन्हें ये फ़ॉर्मूला देना चाहूँगा कि उन्हें कभी भी, कहीं भी कोई नई सेवा का नाम सुनने को मिले, तो उस समय उनका पहला फ़ोकस इस बात पर ना रहे कि हमें कोई ट्रेनिंग देगा, बल्कि वो खुद अपने आप में ट्रेंड हो जाए। तो मेरा फ़ोकस इस चीज़ पे रहेगा कि मैं आज ई-मित्रों को सेल्फ स्टैंड बना दूँ। जी। तो आज आप बोनाफाइड की ट्रेनिंग देने वाले हैं कियोस्को को, तो आप स्क्रीन शेयर करके एक बार सबसे पहले आप बोनाफाइड की ट्रेनिंग दे दीजिए, फिर साथ-साथ जो कियोस्क हमें कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी हम जवाब देंगे सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप तब तक अपनी कियोस्क लॉगिन कर लीजिए, तब तक मैं कमेंट्स देख लेती हूँ। ज़रूर मैडम जी। जरनैल सिंह जी का कमेंट है मैडम राशन कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है। तो सर जैसा कि आप जानते हैं अभी एनएफएसए की जो सर्विस है वो अभी चालू हुई है। उसकी वजह से राशन कार्ड पोर्टल थोड़ा डाउन है, कभी चल रहा है, कभी बंद हो रहा है। तो ये 1-2 दिन के अंदर ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। राशन कार्ड भी प्रॉपर वर्क करेगा और जो एनएफएसए है वो भी सर्विस प्रॉपरली आपकी वर्क करेगी। हेलो। उसके बाद है दिलबाग रॉयल जी का कमेंट है, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। चौधरी आरके मैम एसएमएफ पोर्टल वर्क कर रहा है क्या? सर एसएमएफ कोविड-19 की वजह से बंद हो गया था और वो अभी तक भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और जब भी वो प्रॉपरली वर्क करेगा, उस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएँगे या फिर एडिटिंग चालू हो जाएगी तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो अभी जितेंद्र जी ने ई-मित्रा लॉगिन कर लिया है, तो अभी मैं उनकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो आपको बोनाफाइड की ट्रेनिंग देंगे और जो भी आपको इश्यू हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जवाब आपको ज़रूर देंगे। जी, जगदीश जी सॉरी जितेंद्र जी स्टार्ट कीजिए। ये अभी हमारा ई-मित्रा लॉगिन हो रहा है। नरेश कुमार प्रजापति का कमेंट है, एक जानकारी लेनी थी अप्रैल 2021 में न्यू सेशन में वृद्धा पेंशन और महिला की एज कितनी की गई है? सर एज वही सेम है 58 और 60 एज वही सेम है पेंशन के लिए, कोई न्यू अपडेट्स हैं नहीं इसके लिए।
अशोक कुमार जी का कमेंट है ई-मित्रा नहीं मिल रही है। तो सर ई-मित्रा क्यों नहीं मिल रही है, इसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, एक बार आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी ई-मित्रा शायद आप नए ई-मित्रा की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस हम डेली आपको बताते हैं, उनके लिए फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ न्यू ई-मित्रा का प्रोसेस। न्यू ई-मित्रा के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आधार, पैन, 10th की मार्कशीट, बैंक डिटेल्स, पुलिस वेरिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो और जन आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपके कंप्लीट हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मेल कैसे भी भेज सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में डाल दी जाएगी। तो अभी ई-मित्रा लॉगिन हो गया है। जितेंद्र जी अभी आपको बताएँगे बोनाफाइड के बारे में। जी सर, शुरू कीजिए। सर आपका माइक माइक म्यूट है शायद, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, हाँ, बिल्कुल आ जी। रही है। सबसे पहले जब हम ई-मित्रा लॉगिन करते हैं तो हमारे सम्मुख ये डैशबोर्ड आता है। इस डैशबोर्ड पर कुछ सर्विसेज के लिंक हमें डायरेक्ट स्क्रीन पर दिए हुए होते हैं, जिन्हें हम सिंगल क्लिक से स्टार्ट कर सकते हैं। यूटिलिटी टाइप सर्विसेज और एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज के नाम से यहाँ पर हमारे पास 2 लिंक होते हैं। जनरली ई-मित्रा सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। कुछ ऐसी सर्विसेज जो यूटिलिटी टाइप की कहलाती है और जो आवेदन से संबंधित सेवाएं हैं वो एप्लीकेशन में जाती है। तो अभी फिलहाल चूंकि बोनाफाइड एक सरकारी आवेदन है, तो हम लोग एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें उस सर्विस को सर्च करना होता है। सर्च करने में हमारे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग टाइप करके सर्च कर सकते हैं या एडवांस सर्च के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। अभी ई-मित्र साथियों को सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे साथ आती है, रूरल बेल्ट से आते हैं, बहुत अधिक इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है या हिंदी में वो यहाँ लिखने में दिक्कत आती है, तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका मैं अपने कियोस्क साथियों को बताना चाहूंगा। उन्हें क्या करना चाहिए कि जैसे मूल निवास शब्द हमें मालूम है, लेकिन मूल निवास का अंग्रेजी नहीं मालूम है, तो आप तुरंत गूगल पर जाइए। गूगल पर जाकर के आप एक बार हिंदी में अगर मूल निवास भी लिख देंगे तो उसकी इंग्लिश आपको बोनाफाइड के रूप में शब्द वहां पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमें ये शब्द मिल जाता है बोनाफाइड, तो हम यहाँ पर BONA करके यहाँ जब लिखते हैं तो हमें 2 सर्विसेज यहाँ पर सामने आती है, बोनाफाइड और एक है TSP एरिया के लिए। इस प्रकार से ये जो बोनाफाइड का शब्द हमने सर्च किया, ऐसे ही कोई भी सर्विस है, यदि हमें उसका इंग्लिश शब्द नहीं मालूम है तो गूगल से लीजिए और यहाँ पर हम डाल सकते हैं। दूसरा तरीका एडवांस सर्च के जरिए आप जा सकते हैं। आपको संबंधित विभाग की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो सर्विसेज है वो कौन से डिपार्टमेंट के तहत आती है। यदि हमें डिपार्टमेंट की जानकारी है तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके भी उसकी सेवाओं को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये दिक्कत भी आती है कई बार कियोस्क को कि उन्हें डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं होती, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमें एक पोर्टल दिया गया है। मेरी स्क्रीन शेयर ऊपर ही मैडम, ये गूगल जी, वाली। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हमें एक पोर्टल दिया गया है ई-मित्रा डॉट, यदि कियोस्क नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, imitra.rajasthan.gov.in। हर कियोस्क को इस पेज को अपने यहाँ सेव कर लेना चाहिए फेवरेट में। यहाँ पर एक डाउनलोड सेक्शन दिया गया है। ये जो डाउनलोड का लिंक दिया है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ BONA बोनाफाइड, तो आप ये देखिए बोनाफाइड के नाम से 39 नंबर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस है। इस सर्विस का इंग्लिश में क्या नाम है, हिंदी में किस प्रकार से टाइटल दिया है, उसके आवेदन पत्र की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। उसका आवेदन पत्र कैसा है उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग किसी भी सर्विस के लिए कर सकते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जो ही हमने कास्ट लिखा तो कास्ट से संबंधित जितनी भी सर्विसेज है उसका विभाग कौन सा है, उसकी सेवा का क्या नाम है और उसका गाइडलाइन हमें यहाँ मिल जाती है, उसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आवेदन पत्र यहाँ मिल जाते हैं। कुछ सर्विसेज की हमें वीडियो गाइडलाइन भी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सेक्शन मुझे लगता है, मैं जो शुरुआत में बात कर रहा था कि ई-मित्रों को एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि उन्हें किसी भी सर्विस के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता ना पड़े। तो ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग डाउनलोड सेक्शन में जाकर के और यहाँ से हम लोग किसी भी सर्विस की, अधिकांश सर्विसेज की गाइडलाइन, फॉर्म्स
और ट्यूटोरियल यहाँ मिल जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको ले लें, गाइडलाइन डाउनलोड कर लें। इसके बाद हम एक बार पुनः आ जाते हैं अपने इस पर। मैंने ये बोनाफाइड के नाम से सर्विस सेलेक्ट की है। यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करने के बाद इनिशियली ये चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। जनरली कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मैंने जी, एक बार देखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स को या हमारे कियोस्क को सबको बार बार जो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई पॉपअप, यानी कि ये एक विंडो हमारे सामने आई है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने की बजाय सिर्फ इनको ये दो बटन नजर आते हैं, उन दो बटन में से जो ज्यादा बेस्ट लगता है उसको दबा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं कियोस्क से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इसको पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है ये पढ़ लेंगे, आपको किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लिखा है वर्तमान में आपकी भाषा अंग्रेजी है, आप भाषा बदलना चाहें तो यहाँ पर आवेदन हिंदी में उपलब्ध है, तो आप यहाँ भाषा बदल सकते हैं। मैंने ये चेंज लैंग्वेज किया, और चेंज लैंग्वेज करने पर एक बार पुनः मुझे बोनाफाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनरली ज्यादातर सर्विसेज जो हम लोग आवेदन करते हैं, उन आवेदन में कुछ बातें कॉमन होती है, जैसे हमारा आधार नंबर, हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, भामाशाह आईडी, जनाधार, कुछ चीजें ऐसी है जो लगभग सभी आवेदनों में कॉमन होती है, तो उनको हम लोग डायरेक्ट हमारे सरकारी पोर्टल से उठा सकें, इसके लिए यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन दिए गए। या तो यदि हमारे ग्राहक के पास भामाशाह आईडी है तो हम उसका नंबर डाल करके आगे बढ़े करेंगे, तो भामाशाह से वो भामाशाह पोर्टल से डाटा उठा लेगा, या हम जनाधार कार्ड के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, आधार के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, और चौथा जो ऑप्शन दिया है ई मित्र पंजीकरण संख्या, ये बड़ा ही बहुत काम का ऑप्शन है, इसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जनरली बेस्ट प्रैक्टिस हमारी ये रहनी चाहिए, यदि आप आधार कार्ड से लेते हैं तो आधार में जो डाटा है वो एग्जैक्ट उठाएगा, उसको आप एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, यदि आधार में कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर नहीं है, जनाधार में कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग यहाँ पर एक नीचे लिंक दिया है, नए ई मित्र पंजीकरण हेतु क्लिक करें। यानी कि कोई भी भारत राजस्थान सरकार का कोई भी सिटीजन, यानी कि ग्राहक, यदि एक बार ई मित्र पर आता है और अपना यहाँ पर ई मित्र पंजीकरण करवा लेता है, तो उसको ई मित्रा द्वारा एक पंजीकरण संख्या दे दी जाती है, उस संख्या के आधार पर वो ई मित्रा पोर्टल पर रजिस्टर हो चुका है। भविष्य में किसी भी आवेदन के लिए यदि वो उस पंजीकरण संख्या का उपयोग करता है, तो उसके सारे डाटा वहां पर ई मित्रा पोर्टल से डायरेक्ट फिल हो जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, यानी कि बहुत कम मेहनत हो जाएगी फॉर्म को भरने में। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले एक बार यहाँ क्लिक कर देता हूँ, नए ई मित्र पंजीकरण हेतु क्लिक करने पर ये विंडो हमारे सामने खुली है। इस विंडो में हमें यहाँ पर या तो यहाँ से आधार, जनाधार, यूआईडी से हम डाटा उठा लें, या फिर यहाँ पर हम लोग इसको टाइप करें। 2 तरीके से टाइप करना है, एक अंग्रेजी में टाइप करना है, एक हिंदी में टाइप करना है। अंग्रेजी में टाइप करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया, मेरा नाम मैं टाइप करता हूँ जितेंद्र। अब जनरली ऐसा भी देखा गया है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से भी टाइप करते हैं, तो यहाँ नाम स्पेलिंग सही है, लेकिन मेरा एक आग्रह सबसे रहेगा, यदि हम लोग कभी भी टाइप करें या तो सारे लेटर्स कैपिटल में कर दें, या फिर पहला लेटर कैपिटल में कर दें, लेकिन ऐसा ना करें कि सारे लेटर स्मॉल में कर दें। ये एक जनरल सी बात है, लेकिन लोगों को जानकारी में रहना चाहिए। सर्टिफिकेट बनता है, ग्राहकों के बहुत लंबे समय तक काम आता है, तो इनमें छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखें। इस प्रकार से मैंने नाम टाइप किया। यहाँ पर हिंदी में करने के लिए हम लोग इस प्रकार से अल्टर के साथ शिफ्ट दबाकर और गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसमें इस फॉर्म को भरते समय कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनके आगे लाल स्टार लगा हुआ है। इस लाल स्टार का मतलब है कि ये फील्ड हमें भरना कंपलसरी है, ये फील्ड हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हम छोड़ नहीं सकते, इनको भरना जरूरी है। वैसे मेरा मित्रों से आग्रह रहेगा कि केवल जो जरूरी है वही फील्ड भरने की बजाय जो जो जानकारी हमें ग्राहक उपलब्ध करवाता है, जो जो जानकारी ग्राहक देता है, उसे
पूरी तरीके से हमें इस फॉर्म में भरनी चाहिए, और भर करके उसको अंत में जब ये सारी जानकारी हम भर देते हैं तो यहाँ नीचे सहेजे पर दबा करके हम लोग इस जानकारी को सेव कर सकते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो एक ई-मित्रा पंजीकरण संख्या के नाम से हमें एक संख्या यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर की जाएगी, स्क्रीन पर हमें मिलेगी। उस पंजीकरण संख्या को हम लोग भविष्य में कभी भी किसी भी ई-मित्रा सर्विस के लिए उपयोग में ले सकते हैं। जैसे अभी कास्ट के लिए आवेदन बोनाफाइड के लिए कर रहे हैं, वहां यूज कर सकते हैं। भविष्य में मैं मान लो 4-6 महीने बाद कास्ट के लिए आवेदन करता हूँ तो वो ई-मित्रा पंजीकरण संख्या मैं एज इट इज उपयोग में ले सकता हूँ। जी, हाँ, बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहा है मैडम? जी सर, बिल्कुल। पंजीकरण संख्या एक बार ही बनती है, उससे आप उसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अब एक बार थोड़ा इनको आगे का प्रोसेस आप बता दीजिए, अगर आपके पास कोई भी हाँ, जन आधार बिल्कुल आईडी अवेलेबल है तो। है मैडम, जी। मैं वही बताता हूँ। बिल्कुल, मैं एक पंजीकरण संख्या एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ डाल रहा हूँ 2014335252। ये जैसे मैंने एक पंजीकरण संख्या डाली है, आगे बढ़े पर क्लिक किया मैंने। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस पंजीकरण संख्या से संबंधित सारा डाटा यहाँ पर पहले से भरा हुआ आ जाता है। इसको आ जाने के बाद अगर मेरा ये डाटा एकदम परफेक्ट है तो मैं इसको फैच एड्रेस करके एड्रेस भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ एड्रेस किया, नीचे करने पर ये जो एड्रेस इसका जो भी है वो मेरे सामने भरा हुआ आ जाता है। ये करने के बाद मुझे यहाँ पर सेव दबाना है। सेव दबाने से ये जो डिटेल है पहले से सेव है बता करके ओके किया मैंने। इसके बाद ऑप्शन आ गया अगला, यानी कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है। मैंने जो ही अगला दबाया, अब मेरे सामने मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ये मेरे सामने खुल गया है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक डाउनलोड ऑफलाइन ई फॉर्म, अपलोड ऑफलाइन ई फॉर्म। अभी ये कुछ ऑप्शन दिए हैं जो अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन हम लोग भविष्य में इसका उपयोग कर पाएंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया है चूज फाइल अपलोड, यहाँ फोटो हमें अपलोड करना है। जिसका भी हम मूल निवास बना रहे हैं उसका फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। फाइल को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक फॉर्म फोटो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके जेपीजी फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज का फोटो हमें यहाँ लेना है। मैं एक फोटो ले लेता हूँ। अगर कियोस्क जन आधार या आधार से ये रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बोनाफाइड का डेटा फैच करते हैं, तो फोटो जो जन आधार या आधार में है वो अपने आप यहाँ पे फैच हो अपने आप आ जाएगी। जाती है, बिल्कुल जी। तो यहाँ मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ जी। शीर्षक में मुझे ये इस प्रकार से फॉर्म को कंप्लीट करना है। फिर पिता पति का मूल निवास यदि महिला है तो यहाँ हम संबंध लिखेंगे, जैसे सन ऑफ लिखा मैंने चंद्र प्रकाश खटीक सन ऑफ, यहाँ उनके पिताजी का नाम और उनका मूल स्थान यानी राजस्थान से हैं या जिस जिले से हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। व्यवसाय का पता लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, जन्म तिथि वगैरह कुछ डाटा पहले से भरा हुआ आ गया है। और इस प्रकार से ये जो डिटेल यहाँ भरी हुई है, अब इसके बाद यहाँ हमको उसकी शिक्षण संस्था से संबंधित जानकारी भरनी है। 1 से 9 तक की पढ़ाई उसने कहाँ की है और स्थान क्या है, इस प्रकार की जानकारी हम लोग यहाँ भर के अचल संपत्ति के बारे में जानकारी, यहाँ कहीं भी उनके परिवार की या उनकी खुद की अचल संपत्ति मकान वगैरह, घर का मकान वगैरह है उसकी जानकारी हम यहाँ लिखेंगे। और वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं ये हम यहाँ पर हाँ या ना सेलेक्ट करेंगे। और कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा सभी कियोस्क को कि मूल निवास बनाने की जो मूल शर्त है वो है कि वह व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से राजस्थान का निवासी होना चाहिए, तभी उसे मूल निवास प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ हमें कम से कम 10 वर्ष लिखने हैं। 10 वर्ष से अधिक हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 वर्षों से वो राजस्थान में रह रहा हो, ऐसी मूल आवश्यकता मूल निवास की है। इसके अलावा महिला के लिए यदि वो विवाहित हैं ये चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मूल निवास बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जनरलाइज करना चाहूंगा कि सभी कियोस्क जब किसी सर्विस का यूज करते हैं, ई-मित्रा की किसी भी सर्विस का, तो उसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं। कोई भी सर्विस है
तो सरकार किसी भी डॉक्यूमेंट को जारी करने से पहले संबंधित दस्तावेजों को चेक करती है और उसके दस्तावेजों की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो कई सारे कियोस्क के मन में सेवा चालू करने से पहले ये प्रश्न होता है, सर ये सेवा ले तो लूंगा लेकिन इसके दस्तावेज क्या होंगे, इसमें फॉर्म में क्या क्या भरना होगा। मेरा ऐसा कहना है कि आपको इसके बारे में चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हर सर्विस के लिए दस्तावेजों की जानकारी आपके फॉर्म के अंदर दी हुई है। जैसे मेरे हाथ में ये एक फॉर्म है मूल निवास का, यहाँ पर फॉर्म भरते समय यदि एक बार कोई इस फॉर्म को पढ़ ले उसको पता लग जाएगा कि मूल निवास के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है सीरियल से। थोड़ा सा एक बार ई मित्र इसको जरूर पढ़ ले किसी भी फॉर्म को, तो उसको दस्तावेजों जी। की जानकारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ भी लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मूलतः जैसे माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, चुनाव पहचान पत्र हो सकता है, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है माता पिता का, या फिर 10 वर्षों के प्रूफ के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई विद्यार्थी है उसके पास शिक्षा के डॉक्यूमेंट है लगातार 10 वर्षों के, तो हम लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। 10 वर्षों की मार्कशीट को हम लोग यहाँ अपलोड कर सकते हैं। या ऐसा कोई दस्तावेज जो पुराना हो, मतलब हाल ही का बना हुआ दस्तावेज मान्य नहीं होता है। जो पुराना है वो दस्तावेज जिसकी बनाने की जारी करने की डेट लगभग 10 वर्ष के आसपास हो, वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये इसकी मूल आवश्यकता है। इसके बाद हम यहाँ पर राइट लगाकर और नीचे यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में जनरली जो दस्तावेजों से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में अपलोड होते हैं, और फोटोग्राफ वगैरह कोई भी है तो वो जेपीजी में। साइज का थोड़ा ध्यान रखें, कभी भी साइज हमारी मतलब बहुत अधिक छोटी या बहुत अधिक बड़ी ना हो जाए। 20 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच में हमारा दस्तावेज होना चाहिए। दस्तावेज जो भी हम अपलोड कर रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। केवल इसी सर्विस के लिए नहीं, हर सर्विस के लिए हमारा दस्तावेज जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसके खुद की साइन किए हुए कॉपी होनी चाहिए। अगली बात, पीडीएफ में उसको हम लोग स्कैन कर लें। कम से कम 100 डीपीआई, मतलब अगर साइज का कहीं रेस्ट्रिक्शन है तो 100 डीपीआई, और साइज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 300 डीपीआई तक में हमें दस्तावेज को स्कैन करना चाहिए। इससे अधिक में नहीं करना है और इससे 100 से कम में नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है कि स्कैन करने पर जो दस्तावेज के अंदर जो लिखावट है वो पढ़ भी नहीं सकते। ऐसे में मित्रों को ये प्रॉब्लम आती है कि दस्तावेज चढ़ाया लेकिन रिजेक्ट कर दिया। तो आप दस्तावेज को एकदम स्पष्ट स्कैन करिए और स्कैन करके उसको अपलोड करिए, तो आपके फॉर्म में कभी भी रिजेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। पहले से बना हुआ बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, जिनमें भी एड्रेस, मतलब बहुत साधारण सी बात है, ये प्रूफ किसका है? एड्रेस का। यानी कि ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसमें एड्रेस लिखा हो। अब कोई यहाँ पर अगर पेन कार्ड अपलोड कर रहा है तो पेन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। इस तरह की गलती हमको नहीं करनी। ऐसा कोई भी दस्तावेज, क्वालिफिकेशन का दस्तावेज मांग रहे हैं तो यहाँ पर हमें एजुकेशन से संबंधित दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर उसकी डिटेल भर देनी है। अगर वो अनपढ़ है या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हम यहाँ पर 00 करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस क्लास का दस्तावेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ भर दीजिए। स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ये भर के और यहाँ से चूज फाइल करके हम लोग उसको फाइल सेलेक्ट करेंगे, ऐड दबा देंगे। ऐड दबाने से वो दस्तावेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन के दस्तावेज हम लोग एक से ज्यादा भी अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें मान लो कुछ ऐसे दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक लग रहा है जो इस सूची में नहीं है, तो हम लोग उनकी पीडीएफ फाइल बनाकर यहाँ पर उसका नाम लिख दें कि हमने क्या अपलोड किया है, और यहाँ पर चूज फाइल करके ऐड दबा देंगे तो वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद आता है स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो फॉर्म है जो हमने पहले सबसे पहले ग्राहक से लेना है, ग्राहक से फॉर्म लेने के बाद इस फॉर्म को जो कंप्लीट करना है उसमें जितने भी डिटेल्स मांगी गई है वो फिलअप करना है। फोटो लगेगा। फोटो को लगाने के बाद यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर होने के बाद इसमें जो मूल आवश्यकता है वो है 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा सत्यापन हमें करना होता है। ये उत्तरदायी व्यक्ति कौन हो सकते हैं वो भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। ये उत्तरदायी व्यक्ति संसद सदस्य हो सकते हैं, विधानसभा सदस्य वगैरह, लगभग सभी जानते हैं। लेकिन मतलब जो नाम इसमें नहीं है उनसे हमें नहीं करवाना है। आपको पार्षद, पटवारी, इन लोगों से हम लोग करवा सकते हैं।
और 2 अलग-अलग होने चाहिए, उनका सील होनी चाहिए, साइन होना चाहिए और उनकी पूरी डिटेल यहाँ होनी चाहिए। फॉर्म में बहुत अधिक काटा-फासी नहीं होनी चाहिए। ये कर देने के बाद हमें फॉर्म के अंदर एक तीसरा जो पेज और इसके साथ अटैच है, वो है एफिडेविट, शपथ पत्र। ये शपथ पत्र प्रार्थी को खुद को भरना होता है, उसमें अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिख करके और वो अपने दोनों हस्ताक्षर यहाँ पर कर देता है। ये कंप्लीट कर लेने के बाद इस दस्तावेज को हमें स्कैन करना होता है पीडीएफ के रूप में, 3 पेज का ये दस्तावेज हो गया, इसको हमें स्कैन करना है और इसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड अटैचमेंट हमको इसमें अपलोड करने हैं। तो ये फॉर्म की स्कैन कॉपी हम लोग यहाँ पर अटैच करके और इसको फिर हम लोग यहाँ जब सेव करेंगे तो ये सेव करने के बाद ई मित्रा पोर्टल से एक टोकन कट जाएगा, टोकन कटेगा, वो टोकन की रिसिप्ट हमें मिलेगी, रिसिप्ट को प्रिंट आउट निकाल करके और हमें जो भी हमारे सामने ग्राहक आया उसे तुरंत देना है। ये बेसिक कंसेप्ट है मूल निवास के लिए। हमें जो ध्यान रखने की बातें हैं मैंने बताने की कोशिश की है और मेरी कोशिश रही है कि लगभग जो आवश्यक बिंदु हैं वो मैं इसमें कवर कर सकूं। आप कुछ पूछना चाहें तो मैडम आप। जी, बिल्कुल सर, आपने बोनाफाइड के जो प्रोसेस है बोनाफाइड अप्लाई करने का वो बहुत अच्छे से बिल्कुल एक-एक चीज़ आपने बताई है। और अगर किसी की भी कियोस्क की कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अभी हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। नंदकिशोर मेघवाल जी का कमेंट है, फव्वारा सब्सिडी फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे हैं? सर, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी सर्विसेज अपडेट हुए हैं, वो पोर्टल अपडेट हुआ है जो कि अभी राज किसान के नाम से है। उसमें बहुत सारी सर्विसेज वर्क कर भी रही हैं प्रॉपर्ली, लेकिन एक आधी सर्विसेज में अभी दिक्कत आ रही है, तो वो पीछे से ही प्रॉब्लम आ रही है, वो जल्द ही उनका भी समाधान हो जाएगा। उसके बाद है भैरूलाल जी का कमेंट है कि स्कॉलरशिप फॉर्म में विलेज नेम नहीं आ रहा है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो स्कॉलरशिप पोर्टल पे अभी बहुत सारे विलेज हैं, उनके नाम नहीं आ रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। तो उसके लिए एक बार आप हमें मेल कर दीजिए, जो विलेज नाम आपका शो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत समिति, तहसील किसके अंडर में आता है, तो वो हम अपडेट कराने के लिए आगे मेल भेज देंगे। उसके बाद कमेंट है मुकेश जी का, मेरा कियोस्क जयपुर में रजिस्टर है, मुझे उसका एड्रेस चेंज करवाना है। तो सर एड्रेस चेंज का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी प्राइवेट लोकेशन है एड्रेस चेंज की, तो सबसे पहले आपको चेक करना है उस एरिया में कोई पहले से कियोस्क तो नहीं लगा हुआ है। अगर पहले से कियोस्क है तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस अपडेट नहीं करवा सकते हैं। अगर वो लोकेशन खाली है तो प्राइवेट लोकेशन के लिए आप रेंट एग्रीमेंट या फिर अगर आपकी खुद की शॉप है तो एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या पीएचडी वोटर बिल भी दे सकते हैं। अगर आपकी खुद की शॉप नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा। वहीं अगर आपकी गवर्नमेंट लोकेशन है तो आप जहाँ पे अपना जो एड्रेस अपडेट करवाना चाह रहे हैं वहाँ का जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका परमिशन लेटर आपको देना होगा और हम आगे आपका जो प्रोसेस में आपकी फाइल डाल देंगे। प्रोग्रामर और एसीपी के एंड पे आप जो एक कियोस्क का एड्रेस है वो अपडेट होता है, तो हम उनको आपकी रिक्वेस्ट लगा देंगे और एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा। सोहन लाल जी को न्यू ई-मित्रा की जानकारी चाहिए, तो न्यू ई-मित्रा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी मैंने आपको बता दिए हैं सर, और इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर शेयर हो रहे हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। मामराज जी का कमेंट है, सीईएलसी टैबलेट के लिए जुलाई 2020 में अप्लाई किया हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। तो सर ई-मित्रा से आप सीईएलसी के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, तो एक बार उसका स्टेटस चेक कीजिए, वो अप्रूव भी हुआ है या रिजेक्ट है या सेंड बैक है, उसमें कोई कमी है। अगर नहीं है तो आप ई-मित्रा से ओनली अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव ये जो आपकी पंचायत समिति है, प्रोग्रामर उसमें बैठते हैं, उनके एंड पे होता है। तो एक बार टैबलेट अगर आपको नहीं मिला है तो एक बार आप उनसे संपर्क कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि किस वजह से आपको टैबलेट नहीं मिला है। महिमा शर्मा जी का कमेंट है, टिकट बुकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग या फिर ट्रेन टिकट बुकिंग, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार मैं दोनों की जानकारी आपको दे देती हूँ। बस टिकट बुकिंग के लिए आरएसआरटीसी की सर्विस ई
मित्रा पे अवेलेबल है। आप यूटिलिटी में जाके बस की टिकट देखते हैं। अगर आप रेलवे की टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ₹500। यूटिलिटी में आप टाइप करेंगे आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन, नीचे सर्विस आ जाएगी। ओनली आपको अपनी कियोस्क की डिटेल फिल करनी है और ₹500 का टोकन काटना है। टोकन काटने के बाद सर्विसेज में एक सर्विस आ जाएगी, एजेंट आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना है। उसमें जो डिटेल्स हैं आपके पैन, आधार, मोबाइल, जीमेल, ये चारों आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और अपना एड्रेस फिल करना है और वो सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपका जो एजेंट कोड है वो जारी हो जाएगा और जो आईडी पासवर्ड है वो आपके पास मेल पे आ जाएंगे। केवाईसी होने के 5 से 7 दिन में आपकी आईडी चालू हो जाएगी आईआरसीटीसी की। उसके बाद दीपक सुमन जी का कमेंट है, लेबर कार्ड कैसे बनाएं ई मित्रा से। तो सर वैसे हम लेबर कार्ड के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो आप बिल्कुल पूरा देखिएगा उसके लिए। और जो नॉर्मली जानकारी है वो मैं आपको दे देती हूँ। लेबर कार्ड के लिए आपको यूटिलिटी में टाइप करना है लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग फॉर बेनिफिशरी। वहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल्स होते हैं जिसके लिए जो एप्लीकेंट है उसके आपको बेसिक डिटेल्स अपलोड करनी रहती है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उन्होंने कहाँ पे काम किया है, 90 दिन जो काम करते हैं उसकी जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो हम 1-2 दिन में इसके जो है वो लेके आएंगे बिल्कुल वीडियो। भूपेश कलाल जी का कमेंट है, सर ई मित्रा पोर्टल पे डिजिटल जमाबंदी साइन जमाबंदी कैसे निकालें। तो ये सर्विस ई मित्रा पे है, अगर आप यूटिलिटी में टाइप करेंगे डिजिटल साइन जमाबंदी तो आप निकाल सकते हैं सर। उसके बाद कमेंट है यूनुस जी का, एक राशन कार्ड में माँ बेटी दोनों के नाम के आगे एक ही आधार नंबर जुड़ा हुआ है, तो वो आप जो राशन कार्ड का फॉर्म 4 है, फॉर्म 4 एडिट करेक्शन डिलीट मेंबर जो भी आपको करना है उसमें करेक्शन में जाके आप आधार उनका चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा, उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर ना हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें एनी डेस्क दे सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे जो नंबर शेयर हो रहे हैं इन पे कॉल कर सकते हैं, आप इन नंबर को सेव कर लीजिए। प्रेम सिंह जी का कमेंट है, सीईएलसी आधार एक पंचायत में एक ही मिलता है क्या। सीईएलसी आधार के लिए सर आप जो आपकी ग्राम जो गवर्नमेंट लोकेशन है वहाँ पे मिलता है और वहाँ पे राजनेट होना चाहिए। उसके लिए जिस भी एरिया में आप सीईएलसी आधार जो चालू करना चाहते हैं वहाँ के जो पंचायत समिति है, जो प्रोग्रामर है उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ती है। अगर वो बोल देते हैं तो आप सीईएलसी आधार का टैबलेट आपको मिल जाएगा अगर वो देते हैं तो। अशरफ जी का कमेंट है, एनएफएसए चालू कब होगी। एनएफएसए सर्विस ई मित्रा पे चालू हो चुकी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं, बट कुछ सर्वर की प्रॉब्लम के कारण अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, जो कि 1-2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएंगी इसकी प्रॉब्लम्स, फिर आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन जी का कमेंट है, सर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैंक बीसी ये लेना चाहते हैं, तो जितेंद्र जी एक बार आप इनको बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी के बारे में बता दीजिए क्या प्रोसेस है। जी बिल्कुल। जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी लेना चाहते हैं वे यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर भी शेयर हो रहा है, कंपनी के नंबर भी शेयर हो रहे हैं और संबंधित जिले के जो भी जिला समन्वयक है आप उनको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद उसमें सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी लेने के लिए जो भी नियर बाई ब्रांच है, लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई ब्रांच आती है तो उस ब्रांच में जाकर के हमें ब्रांच मैनेजर से मिलना होता है। इसमें एक जो सबसे मुख्य समस्या जो हम लोग देख पा रहे हैं कि मित्र जब ब्रांच मैनेजर के पास मिलने जाता है तो वहां से मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर का एक बार उसको हाँ नहीं किया जाता है, वो मना कर देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे, आवश्यकता होने पर हम लोग ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे और एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करने की थोड़ा सा एफर्ट हम जब लगाते हैं
कि हम लोग आपका ब्रांच का बिजनेस बढ़ाएंगे, हम लोग आपका एपीवाई वगैरह का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। इस तरीके से हम लोग बातचीत करके ब्रांच मैनेजर से सहमति एक बार हमें करवानी होती है। जब ब्रांच मैनेजर एग्री हो जाए तो फिर आप उसके डॉक्यूमेंट्स हमें फॉर्म वगैरह जो है आप हमें सबमिट कर दीजिए। आपके फॉर्म के साथ साथ हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन और कोई भी जो भी उस ब्रांच में खाता है उस खाते की पासबुक वगैरह ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। और इसकी जो निर्धारित शुल्क है वो आपको डीसी द्वारा बता दिया जाएगा। 6,000 रुपये अभी कंपनी द्वारा निर्धारित है बैंक डीसी के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। वो आप जमा करवा दें हमारे पास। और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, फॉर्म को कंप्लीट करके हम लोग एलएसपी की तरफ से जो लेटर जारी करना होता है ब्रांच को, वो लेटर हम लोग जारी करके ब्रांच मैनेजर तक पहुंचा देंगे। ब्रांच मैनेजर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबको एक बार चेक करके वेरीफाई करके फिर उस फाइल को फॉरवर्ड करता है उनके हेड ऑफिस में, और वहां से वो फाइल अप्रूवल होती है। लगभग ये पूरा प्रोसेस 10 से 15 दिन का होता है। अधिकतम 20 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपकी बैंक डीसी चालू हो जाती है। उसके बाद आगे का सारा टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, गाइडलाइन हम लोग देते हैं लोकल लेवल पर डीसी के जरिए। डीसी के साथ साथ हमने एक एसोसिएट डीसी अभी हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए हैं जो स्पेशली बैंक डीसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो वो बैंक डीसी का सपोर्ट आपको करेंगे। और उसके अलावा हमारी जो स्टेट लेवल पर जो टेक्निकल टीम है जो बैंक डीसी के लिए डेडिकेटेडली काम करती है, वो टीम के नंबर भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो वो आपका कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करते रहेंगे। ये बेसिक जानकारी है। और कोई कुछ पूछना चाहे जी, बीओबी के जो बारे में? मेनली इसके जी, मैं एक बार इनको कियोस्क को बता देती हूँ। जो मेनली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास सिस्टम होना चाहिए, 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं यही आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आप बैंक से ले सकते हैं। मैनेजर की परमिशन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास कमेंट है लोकेश सोनी जी का। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें? कास्ट सर्टिफिकेट बोनाफाइड और सेंटर हो चाहे वो स्टेट का हो, सेम प्रोसेस है लगभग, सिर्फ थोड़े डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा चेंज है इनमें। तो वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल साइन का अभी मैंने बताया। राशन कार्ड, एनएफएसए वाले राशन कार्ड में भी मेंबर ऐड अभी होना शुरू हो जाएंगे। अभी एनएफएसए की सर्विस आई है, इनका टाइम लेगी प्रॉपरली वर्क करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कमेंट है रोहितास जी का। एयर सर्विस में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कब तक चालू हो जाएगा? 10 दिन हो गए हैं। रोहितास जी, शायद आप एयर पे एईपीएस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एयर पे अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यही कर सकते हैं। और वो प्रॉपरली अभी चल रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, कियोस्क उस पे काम भी कर रहे हैं और वो प्रॉपरली बिल्कुल वर्क कर भी रहा है। लेकिन कुछ सर्वर की अभी चालू हुई है ये नई सर्विस, इस वजह से सर्वर की प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ कियोस्कों को प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार हमें आप कॉल करके एनीडेस्क देके दिखा दीजिए, फिर हम आगे बात करके उसको चालू करवाएंगे। अगर आपके में कोई दिक्कत आ रही है तो 10 दिन अगर आपके हो गए हैं रजिस्ट्रेशन किए हुए तो अभी तक चालू हो जानी चाहिए थी सर्विस आपकी। उसके बाद हमारे पास कमेंट है जगदीश मीणा, ई मित्रा से जमाबंदी नहीं निकल रही है, क्या कारण है? जमाबंदी की 3 सर्विसेज हैं सर, उसमें से बाई चांस एक आधी सर्विस कभी कभी काम नहीं करती है, नहीं तो प्रॉपरली वर्क करती हैं ये। वो कभी जब सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से पोर्टल से नहीं उठा पाता है डेटा तब दिक्कत आती है उसमें। बाड़मेर डीसी ने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में लेबर कार्ड, मुकेश जी का कमेंट है, लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में लेबर कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं? किसी स्कीम का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? आवेदन करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। तो सर लेबर कार्ड तो बिल्कुल बन रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपके लेबर कार्ड आप अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं तो या तो कुछ
आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के एक बार चेक कर लें, नहीं तो आगे आप लेबर कार्ड का जो डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ पे आप बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि किस कमी के कारण ये रिजेक्ट हो रहे हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए और आगे से आप भी वो गलती दोबारा ना करें और जो एप्लीकेंट है उसको भी परेशान ना होना पड़े। रिजेक्ट तो वो जब कोई कमी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपके एप्लीकेशन में, तभी होता है रिजेक्ट। तो आप एक बार हमें कॉल भी कर लीजिएगा, एंडेक्स पे लेके वो रिजेक्ट में रिमार्क में रीज़न भी देते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है। तो उर्मिला आप जी, जी, मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी, जनरली ऐसा इश्यू कई सारे कियोस्क के साथ आता है कि लेबर डिपार्टमेंट फॉर्म को सब कुछ होने के बावजूद रिजेक्ट कर देता है। इसका एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है, वो जी, आप लोग सब ध्यान से सुन लें। कई सारे कियोस्क की एक बहुत गलत आदत पड़ी हुई है। वो लोग क्या करते हैं, जब कस्टमर आता है तो मोबाइल नंबर का जो फील्ड होता है, उस मोबाइल नंबर में वो लोग प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, कई बार अपने खुद के जी। डाल देते हैं, कुछ लोग जीरो जीरो हाँ, करके मोबाइल बिल्कुल। नंबर डाल देते हैं। तो ऐसे में डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट ने एक पैटर्न बनाया हुआ है कि जब भी कोई आवेदन उसके पास आता है तो वो आवेदक को कॉल करते हैं। डिपार्टमेंट की हाँ, तरफ से व्यक्तिगत कॉल जाता है। यदि वो व्यक्ति कॉल अटेंड नहीं करता है, एक बार दो बार चार बार में अटेंड नहीं करे, या फिर वो फोन उठा करके वो उसको पूछा जाता है कि आप श्रमिक का है, क्या काम करते हैं, और वो मना कर दे, वो कह दे कि नहीं साहब मैं तो व्यापार करता हूँ, तो ऐसे कारणों से डिपार्टमेंट उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है। जो व्यक्ति श्रमिक है ही नहीं और उसका आवेदन यदि आप कर जी। रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से रिजेक्ट होगा, भले वो सारे के सारे सत्यापित दस्तावेज लगा ले। ये एक मुख्य हाँ, रीजन सामने आता है। जी, बिल्कुल सर। ओनली लेबर कार्ड में ही नहीं, कास्ट, बोनाफाइड अगर किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन हो, कास्ट हो, बोनाफाइड हो, लेबर कार्ड हो, किसी भी सर्टिफिकेट या फिर एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल आप नंबर जो है वो एप्लीकेंट का बिल्कुल सही डालें, खुद का नंबर न डालें। ये बहुत ज़्यादा शिकायत आती है, तो इसकी वजह से भी जो आप एप्लीकेशन के लिए जिस भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास कमेंट है, अ, राजफेड नहीं चल रहा है। कमलेश जाट जी का कमेंट है। राजफेड की सर्विस सर अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली वर्क कर भी रही है और पूरे राजस्थान में भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी अभी स्टार्ट हुई है, तो ये 1-2 दिन के अंदर ही इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएँगे। उसमें आपको जो रूल्स फ़ॉलो करने हैं, वो एक बार डैशबोर्ड पे आपके पास जब आप लॉगिन करते हैं, तो शो हो जाते हैं। वो आपको पढ़ के दोबारा से और फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन है, वो करना है। कोई भी गलती नहीं करनी है। जिस तहसील में ज़मीन है, उसी तहसील में रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये ना हो कि किसान दूसरी तहसील का है, आप उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी तहसील में कर रहे हो। गिरदावरी, जमाबंदी ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्रॉपर होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, राजफेड की सर्विस के लिए। उसके बाद सरवजीत सिंह जी का कमेंट है, जन आधार एडिटिंग में प्रॉब्लम है सर। तो सर, जन आधार का पोर्टल बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कॉल करके प्लीज आप एनीडेस्क हमें दे दीजिए, ताकि हम चेक कर कर सके आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है या फिर आईडी की प्रॉब्लम है या फिर पोर्टल की प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन कर सकें। राजेंद्र जी का कमेंट है, राशन कार्ड में ऐड मेंबर हो रहे हैं क्या? तो सर बिल्कुल, राशन कार्ड में ऐड मेंबर की सर्विस चालू है। काफ़ी टाइम से सिर्फ एनएफएसए वाले राशन कार्ड में ऐड मेंबर नहीं हो रहे थे, जो कि अभी एनएफएसए चालू हो गया है। तो वहाँ वो मेंबर एनएफएसए यस है जिनका, वो मेंबर भी अब ऐड होने चालू हो जाएंगे। वीर सिंह जी का कमेंट है, एयर पे एईपीएस सर्विस से विड्रॉल 500 रुपए किए थे, वॉलेट में डेट 6/3/2021 को नहीं आए हैं, हेल्प करें। तो सर एक बार अपनी जो स्टेटमेंट है, वो ट्रांजैक्शन नंबर, कियोस्क कोड और स्टेटमेंट वगैरह हमें आप व्हाट्सएप या मेल कर दीजिए, ताकि हम चेक कर सकें ट्रांजैक्शन आपका फेल है या सक्सेस है। अगर सक्सेस है तो आप एक बार स्टेटमेंट में भेजें, ताकि हम चेक कर सकें अगर पैसे नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं। इसमें अगर आपका जो आप एईपीएस करते हैं, एईपीएस पे आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो गया है, और ई-मित्रा पे अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल शो कर रहा है, तो वो पैसा 5 से 7 दिन में
बैंक की तरफ से ही वापस एईपीएस जो पोर्टल है, एयर पे जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से वो पैसा वापस जिनके अकाउंट से कटा है पैसा वापस उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। वो अगर ई-मित्रा पे ट्रांज़ैक्शन फ़ेल है तो कियोस्क के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें, ट्रांज़ैक्शन देखते रहें आपके सक्सेस हो रहे हैं या फ़ेल हो रहे हैं। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हमने बताया। उसके बाद लोकेश सैनी जी का कमेंट है, पे स्लिप में 44,000 महीने हैं तो क्या भरें? मैं सर समझ नहीं पाई हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो एक बार कमेंट में दोबारा लिखें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। दिलीप सैनी का कमेंट है, सर एक लोकेशन पर पहले से बैंक बिजी है और उसी लोकेशन के पास दूसरा मिल सकता है क्या? तो सर अगर जो बैंक मैनेजर हैं वो परमिशन एक बैंक में 7 से 8 बीसी जो मैनेजर है वो 7 से 8 बैंक बीसी लगाने की जो एक ब्रांच है उसके अंडर में 7 से 8 बैंक बीसी खोलने की परमिशन दे सकता है। तो प्लीज़ एक बार आप मैनेजर से परमिशन ले लीजिए, अगर वो देते हैं आपको परमिशन तो आप बिल्कुल बैंक बीसी ले सकते हैं। उसके बाद विकास सैनी जी का कमेंट है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, साइन आउट हो गया है, प्रिंट बर्थ फॉर्म प्रिंट नहीं निकल रहा है, मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आया है, सक्षम अधिकारी के पोर्टल पर आवेदन दिखाई नहीं दे रहा है, टोकन जनरेट हो चुका है। ये सर अगर कुछ टाइम पहले 8-10 दिन पहले बर्थ मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट की साइट है पहचान पोर्टल उसमें दिक्कत आ रही थी। काफ़ी सारे टोकन जनरेट तो हो गए लेकिन वो आगे नहीं जा सके तो वो पैसा भी जो रजिस्ट्रार जो पहचान का पोर्टल है, उस पे रुक गया था तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे मेल्स भी डाल रखे हैं, पर अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। हम कंटिन्यू उनको रिमाइंडर कर रहे हैं, तो अगर वो टोकन आपके कैंसल हो जाएँगे तो ज़रूर आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद संदीप डामोर जी का कमेंट है, जन आधार में हेड ऑफ़ फैमिली का दूसरा जन आधार कार्ड कैसे बनाते हैं? अगर हेड ऑफ़ फैमिली खुद है वो तो उनका जन आधार कार्ड आपको क्यों बनाना है सर? एक बार बताएँ अगर आपको उस फैमिली में से आधे मेंबर दूसरे में डालने हैं तो आप स्प्लिट फैमिली जो जन आधार पोर्टल पे ऑप्शन है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। उसमें से आपको जो मेंबर जो दूसरा जनाधार है उसमें बनाने हैं, नया जनाधार कार्ड बनाना है, उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप डिलीट ना करके उसको स्प्लिट फैमिली करें और दूसरा जनाधार कार्ड आप बना सकते हैं। जोधपुर डीसी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है अपना नंबर तो आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। गिरदावरी अशोक जी का कमेंट है, ई साइन गिरदावरी गेहूँ खरीद पंजीयन में कहाँ में काम में लगेगी? जी हाँ सर, गिरदावरी और जो जमाबंदी है वो आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए, ई-साइन वाली होनी चाहिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। दीपक जायसवाल जी का कमेंट है, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म कब तक शुरू होंगे? एनएफएसए सर्विस है वो चालू हो चुकी है सर और जल्द ही उस पे रजिस्ट्रेशन वैसे तो परसों से ही रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कुछ सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से अभी बीच-बीच में वो बंद हो रही है, सर्विस नहीं चल रही है, जो 1-2 दिन के अंदर प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाएगी एनएफएसए की सर्विस। उसके बाद हमारे पास कमेंट है विक्रम सिंह जी का, जनरल कास्ट सर्टिफिकेट में पटवारी सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह कोई और अदर कर सकता है क्या? तो जितेंद्र जी एक बार आप बताएं, जनरल कास्ट सर्टिफिकेट में पटवारी अगर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह किसके सिग्नेचर करवा सकते हैं आप? हेलो। हाँ जी। हाँ, जब यदि ऐसी स्थिति है कि उत्तरदायी व्यक्ति में पटवारी साइन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब जनरली क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है माता-पिता के
क्षेत्र से माता-पिता के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर आपकी पंचायत के पटवारी साइन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें माता-पिता का जहाँ भी निवास रहा हो, उस क्षेत्र के पटवारी के भी यदि हम लोग साइन करवा लें, तो वो हो सकता है ऐसा। वैसे मुख्य रूप से पटवारी की रिपोर्ट उसमें बहुत मायने रखती है। नहीं साइन करने का कोई कारण नहीं बनता कि पटवारी साइन क्यों ना करे। पटवारी की जिम्मेदारी डाली है सरकार ने, तो उनको साइन तो करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। फिर भी यदि ऐसा होता है तो हम लोग जनरल कास्ट का अगर है तो माता पिता का जो क्षेत्र है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहां से भी हम लोग साइन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट है लक्ष्मण लाल प्रजापति का, वॉलेट अमाउंट नहीं हो रहा, तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इनका वॉलेट रिफिल नहीं हो रहा है। तो सर क्या दिक्कत आ रही है? ऐसी ई मित्रा पे अभी कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो आप प्लीज हमें कॉल कीजिए और अपना एनीडेस्क हमें प्रोवाइड करवाइए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है हम उसको देख सके कि ये दिक्कत क्यों आ रही है आपको। उसके बाद रोहित पालीवाल जी का कमेंट है, बैंक बीसी चाहिए, बैंक मैनेजर मना कर रहे हैं। तो आप एक बार दोबारा से जाइए सर बैंक मैनेजर के पास। अगर मैनेजर परमिशन नहीं दे रहा है तो बैंक बीसी आपको नहीं मिल सकती है। एक बार दोबारा से उनसे बात कीजिए, वो मना क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे अगर ऑलरेडी बैंक बीसी लगी हुई है तो आप किसी और एरिया के लिए बात कीजिए उनसे। अगर परमिशन नहीं देते हैं मैनेजर तो बैंक बीसी आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट है किशन साहू जी का, अभी जो राजफेड के जो फॉर्म चल रहे हैं उनमें गिरदावरी ऑनलाइन नहीं निकलती है क्या? पटवारी अभी हड़ताल पे हैं। तो एक बार जितेंद्र जी इनको बताइए, राजफेड के जो फॉर्म चल रहे हैं उनमें गिरदावरी अगर पटवारी से नहीं ले पा रहे हैं तो ये कहाँ से ले सकते हैं? इसकी कॉपी भी हम लोग ई मित्रा प्लस मशीन के थ्रू निकाल सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं ई मित्रा प्लस मशीन है या ई मित्रा पर सर्विस भी दी गई है, इससे भी हम लोग इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। और डिजिटल साइन जमाबंदी का और गिरदावरी का इसका ऑप्शन भी ई मित्रा और ई मित्रा प्लस दोनों पर अवेलेबल है। वहां से हम लोग इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जी। उसके बाद कमेंट है राजेंद्र कुमार जी का, नॉन एनएफएसए में मेंबर ऐड हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। ऐसी सर कोई भी दिक्कत है नहीं वैसे ई मित्रा पे। उसके लिए आप हमें एनीडेक्स दे सकते हैं। बाकी 1-2 दिन से दिक्कत आ रही है क्योंकि एनएफएसए चालू हुआ है, इस वजह से राशन कार्ड का पोर्टल थोड़ा डाउन है, इस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो वो 1-2 दिन में प्रॉपरली होने लग जाएँगे। उसके बाद हमारे पास कमेंट है खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए साइट नहीं चल रही है क्या? तो सर अभी एनएफएसए की ही हम बात कर रहे हैं, वो चल गई है साइट भी और प्रॉपरली वर्क भी कर रही है, लेकिन बीच-बीच में वो बंद हो रही है कुछ सर्वर की वजह से, तो वो 1-2 दिन में बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी। फिर आप उस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कृष्णा जी का कमेंट है पीएनबी बैंक बीसी इनको चाहिए। तो सर अभी आचार्य पीएनबी की बैंक बीसी नहीं दे रहा है। अभी बात चल रही है वैसे एनबी हो गया, बीआरकेजी भी हो गया इनके लिए, लेकिन अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। तो अगर भविष्य में होगा तो हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे इसकी। के बाद कमेंट है करण सिंह जी का, एईपीएस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में पेंडिंग शो कर रहा है। एईपीएस की सर्विस है वो नहीं चालू, पेंडिंग मैं समझ नहीं पाई हूँ। अगर आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो पेंडिंग है तो केवाईसी वो जो है आपकी 24 से 48 घंटे में अप्रूव हो जाती है। फिर आप जो ट्रांज़ैक्शन उस पे कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग है, तो ट्रांज़ैक्शन तो पेंडिंग वैसे इसमें रहता है नहीं। तो एक बार आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और एनीडेक्स प्रोवाइड करवाइए कि आपका इश्यू क्या है, वो हम समझ के फिर आपको उसकी जानकारी दे पाएँ। उसके बाद भगवान विक्रम सिंह जी का कमेंट है, ऐड मेंबर एनएफएसए में नेम नहीं ऐड हो रहे हैं, करना है, साइट कब तक चालू होगी? एनएफएसए की साइट अभी चालू हो गई है सर,
और जल्द ही उसमें रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 1-2 दिन के अंदर ही। भगवान जी का कमेंट है, भगवान डोरावल जी का, मेरी आईडी पर 16 पाज है, मुझे कैसे पता लगेगा कि सर मैं समझ नहीं पाई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ स्क्रीन पे हमारे नंबर आपको दिख रहे हैं, आप प्लीज़ हमें कॉल कर लीजिए या फिर आप कमेंट में दोबारा कमेंट कीजिए कि आपका इश्यू क्या है। कमलेश कुमार रैगर जी पूछना चाह रहे हैं वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएँ? ई-मित्रा पे वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं बन रहे हैं, कुछ समय पहले आपको इसके कैंप लगे थे पंचायत समिति जो ऑफ़िस है आपका उनमें, तो वहाँ पे जाके आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते थे, लेकिन अभी ई-मित्रा पे ये सर्विस नहीं है। उसके बाद कमेंट है राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सर्विस अभी बताएँ, रोहित पालीवाल जी बोल रहे हैं, राशन कार्ड में करेक्शन करना है पर तहसील देलवाड़ा का नाम नहीं आ रहा है। तो एक बार आप प्लीज़ अपना एनी डेस्क हमें दीजिए क्योंकि जो भी नई तहसील या फिर पंचायत समिति कुछ भी अपडेट हुआ है, वो राशन कार्ड पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया गया है। ऐसा इश्यू कहीं भी नहीं है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में तहसील का नाम नहीं आ रहा है। राजसमंद में देलवाड़ा नई तहसील बनी है, उसमें ऐसी जी, दिक्कत आई है। थोड़ा-सा इस पर आप एक बार मैडम एनी डेस्क पर लेकर के आप ज़रूर करिएगा और जो भी ये हमारे कियोस्क के जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है, तो आप मैडम जी के नंबर ले लीजिए, उनसे रोहित पालीवाल आज ही जी उनका संपर्क नंबर करके है। इसको करिएगा। हाँ, रोहित जी, आप मैडम से संपर्क करके एक बार इसको आज ही क्लियर कर दीजिए और कोई भी दिक्कत आती है, जी। नहीं होता है तो एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए। हाँ, अपडेट करने के लिए हम आगे मेल भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे शो नहीं होती है तो। बाकी अगर नई तहसील बनी है तो राशन कार्ड पोर्टल पे हैंड टू हैंड अपडेट हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो हम ज़रूर करवाएँगे सर। मेरा एक्स्ट्रा कमीशन नवंबर से अब तक का आया नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है सर? ये एमकेआरजी का कमेंट है। तो उसके लिए सर पहले मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी जो आचार्य के कियोस्क हैं और अदर कियोस्क हैं उनमें अभी कमीशन का भी बहुत फ़र्क चल रहा है क्योंकि जो डीओआईटी है वो ए और बी कैटेगरी के कियोस्कों को ए कैटेगरी के जो कियोस्क हैं उनको सिर्फ 78% कमीशन दे रही है। अगर आप आचार्य के कियोस्क हो तो 78 प्लस 5% एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल रहा है। आचार्य वो अपने शेयर में से आपको दे रहा है। अगर आप आचार्य के कियोस्क हो तो अगर आप बी कैटेगरी के कियोस्क हो, तो आरआईएसएल जो है वो आपको 76% कमीशन दे रहा है। अगर आप आचार्य के कियोस्क हो, तो आपको 4% एक्स्ट्रा कमीशन सिर्फ़ आचार्य आपको दे रहा है 4% एक्स्ट्रा मतलब कि एक कैटेगरी अगर आपकी है, तो आचार्य से आपका कियोस्क है, तो आपको 83% कमीशन मिल रहा है। अगर आपकी कैटेगरी बी है तो आपको 80% कमीशन मिल रहा है, अगर आप आचार्य के कियोस्क हो तो। और सी कैटेगरी अगर आपकी है तो 50 से अगर अबोव आपके ट्रांज़ैक्शन है तो आपको स्टेशनरी बिल्कुल फ्री मिल रही है। ए और बी कैटेगरी के कियोस्क को भी बिल्कुल फ्री स्टेशनरी दी जा रही है। अगर आपका एक्स्ट्रा कमीशन नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें। नंबर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, हम देखेंगे आपका अगर कुछ भी दिक्कत की वजह से नहीं आया है तो ज़रूर हम चेक करेंगे सर। राजेश कुमार राणा जी का बैंक बीसी के लिए है, तो अभी हमने प्रोसेस बता दिया है सर बैंक बीसी का। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बैंक बीसी, आधार, आरकेसीएल सेंटर के लिए सभी के नंबर्स शेयर कर दिए हैं हमने। बिट्टू कटारा जी का कमेंट है आधार अपडेट आईडी चाहिए। तो आधार शायद आप आधार सेंटर लेने की बात कर रहे हैं सर, उसके लिए आपका ई-मित्रा है वो गवर्नमेंट लोकेशन पे होना चाहिए, वहाँ पे राजनेट होना चाहिए, वहाँ पे आप आधार और जो भी गवर्नमेंट है उन जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं वहाँ के, उनकी परमिशन आपके पास होनी ज़रूरी है। फिर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वो आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी फ़ाइल प्रोसेस में डाल देंगे। और कमेंट बॉक्स में मैंने आधार के जो सर हैं आशीष जी उनका नंबर भी लिख दिया है, मैं एक बार आपको नंबर बता देती हूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9587887707 ये आशीष जी का नंबर है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
भगवान सहाय जी का कमेंट है आचार्य.मित्रा@gmail.com पे मेल किया है, कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसा हो नहीं सकता है सर 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया जाता है। तो एक बार आप हमें कॉल करें, अभी के अभी आपका मेल आप चेक करवा सकते हैं, मेल पे रिप्लाई क्यों नहीं आया है। मेल पे आपको जवाब दे दिया गया है, प्लीज़ आप अपनी मेल चेक करें। कमलेश कुमार जी का कमेंट है वोटर आईडी में करेक्शन कैसे करें सर? ये सर्विस अभी ई-मित्रा पे है नहीं। अगर ऑनलाइन कहीं से है ये सर्विस तो आप प्लीज़ हमें कॉल करें, हम आपको इसकी जानकारी देंगे कहीं न कहीं से देख के। किशन साहू जी का कमेंट है एनएफएसए का फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी बीडीओ ऑफिस में जमा करवाना ज़रूरी है क्या? सर ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। ये कहीं-कहीं ये बीडीओ ऑफिस पे डिपेंड करता है कि जो आपके बीडीओ अधिकारी हैं, उनको इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बाकी जो आप ई-मित्रा पे काम करते हैं, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, वो आपको हर महीने तहसील या पंचायत समिति में जमा करवाने रहते हैं, ताकि आपका जो शॉप है वो प्रॉपर उस पे आप वर्क भी कर सकें, ज़्यादा भीड़-भाड़ भी ना हो और जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो भी ये इश्यू ना उठा सकें और जो फिजिकल वेरिफिकेशन भी वो कर पाएँ। तो आप ये जो हार्ड कॉपीज़ होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं, तो आप महीने में 1 बार जाके आप वो जमा करवा सकते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी का कमेंट है मैंने आधार की फ़ाइल जमा करवा दी है पर अभी तक ईमेल नहीं आया है, तो प्लीज़ आप एक बार सर हमारे आधार डिपार्टमेंट में संपर्क कीजिए या फिर हमें भी आप कॉल कर सकते हैं। हम उनसे पूछ के आपको जवाब ज़रूर देंगे। मन्नूलाल मेघवाल जी का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट नॉट वैलिड बता रहा है। तो मन्नू मेघवाल जी मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जन आधार कार्ड पोर्टल पे अगर बहुत सारे बैंक हैं जिनका वो नाम वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा है और जिनको जो जन आधार पोर्टल है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप दूसरा जो बैंक अकाउंट है उसमें बोलें एप्लीकेंट को कि वो अपना अकाउंट खुलवाएँ और फिर उसके साथ आप ट्राई करें, वो हो जाएगा, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास कमेंट है श्री बालाजी सीएससी ई-मित्रा सेंटर का एनएफएसए की सर्विस कब तक स्टार्ट होगी? मेरी ई-मित्रा एनआईसीटी से है, तो आप आचार्य में कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल सर, इसकी जानकारी के लिए एक बार आप हमें कॉल कीजिए या फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करवाइए, तो ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी दे सकें और एनएफएसए की सर्विस चालू हो गई है, इस पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, कुछ सर्वर की वजह से ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही है जिसके और ये 1-2 दिन के अंदर ही प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाएगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन इस पे कर सकते हैं। राजेंद्र जी का कमेंट है आधार कार्ड केंद्र लगाने में ऑपरेटर हूँ, एग्ज़ाम दे दिया है, गवर्नमेंट लोकेशन पर हूँ, ऑनलाइन कैसे करें? तो राजेंद्र जी आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो अगर आपका वहाँ पे राजनेट है और आपकी गवर्नमेंट लोकेशन है, तो डॉक्यूमेंट जो आपकी फ़ाइल है, वो आप हमें मेल कर दीजिए। अ, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको मेल या व्हाट्सएप पे ही देने पड़ेंगे और अगर आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप हमसे प्लीज़ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करवाइए या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए ताकि हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकें। अगर आपकी जो फ़ाइल है वो कंप्लीट है तो हम प्रोसेसिंग में डाल देंगे और आपका आधार सेंटर चालू जल्दी ही करवा देंगे। जसराज कुमावत का कमेंट है आचार्य ई-मित्रा आईडी लेना है तो सर मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ न्यू ई-मित्रा का। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, बैंक डिटेल्स, पुलिस वेरिफ़िकेशन। जो आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और बैंक डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ़ जहाँ पे आप ई-मित्रा ले रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ़ आपके पास होना चाहिए। अगर रेंट की शॉप है तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं। अगर आपकी शॉप खुद की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड आप ये दे सकते हैं। और जन आधार कार्ड और आपकी फ़ोटो ये आप लगेंगे। अगर आपके पास कंप्लीट हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर दीजिए ताकि आपकी फ़ाइल हम प्रोसेसिंग में डाल सकें। आप हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए या फिर स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा या व्हाट्सएप कर दीजिए।
राम अवतार जी का सीएलसी आधार ऑपरेटर का कमीशन कब तक मिलेगा? तो सर आधार का जो कमीशन है उसकी जानकारी के लिए प्लीज एक बार आप आधार जो डिपार्टमेंट है आशीष जी जो देखते हैं आधार के आधार डिपार्टमेंट को एक बार आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। आधार की जानकारी आपको वो दे देंगे कमीशन कब आएगा कब आया था और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया इसकी पूरी जानकारी आपको दे देंगे। उसके बाद रतन सिंह जी का कमेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट 8 एक दो जारी इससे लेवल 1 पर ही है। तो सर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो तहसील लेवल से अप्रूव होता है। तो वो अगर आपका ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है तो प्लीज़ आप हमें एक मेल कर दीजिए ताकि हम आगे मेल करके उसको जो कमी है या तो वो आपको सेंड बैक कर देंगे, अगर नहीं है तो अप्रूव आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। एमकेआरजी का कमेंट है बी कैटेगरी है स्टेशनरी अभी तक नहीं मिली तो प्लीज आप डीसी या हमें कॉल कर सकते हैं सर स्टेशनरी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी डीसी ऑफिस में जाकर भी आप अपनी स्टेशनरी ले सकते हैं। रोहित पालीवाल जी का कमेंट है सभी मित्रों को फ्री रेट लिस्ट प्रोवाइड कराना कहिए निवेदन। तो सर मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको रेट लिस्ट और बैनर ई मित्रा की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं और हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेट लिस्ट बैनर मिल जाएँगे या फिर किसी भी तरह की अगर आपको स्टेशनरी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। साहू कंप्यूटर से कमेंट आया BRKGB की आईडी के लिए क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए सर अभी प्रोसेसिंग चल रही है अभी ओनली बीओबी की जो है फाइल्स वो अप्रूव हो रही हैं जल्द ही BRKGB की होने लग जाएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन या कॉल वगैरह हम कर देंगे और जो नई नई अपडेट्स आती रहती हैं वो चाहे बैंक डीसी आधार RKCL ई मित्रा किसी की भी हो उनके लिए आप हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक पे जुड़े रहिए। हम डेली लाइव सेशन लेते हैं 12 से 1 बजे का तो उनमें नई-नई जो भी अपडेट आती है हम बताते रहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। भगवान डोरावल जी का कमेंट है मेरे लेबर कार्ड पढ़े हुए हैं मैं कैसे पता करूं कितना पुराना है। तो सर मैं समझ नहीं पाई हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं प्लीज़ आप हमें कॉल कर लें या फिर आप दोबारा कमेंट करें। कमलेश कुमार रैगर जी का कमेंट है नगर परिषद द्वारा ई मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड वितरित किए जाते हैं आज तक उनका कमीशन नहीं आया है और ऊपर से एसडीएम मोहब्बत महोदय द्वारा हर समय दबाव बनाया जाता है। तो सर जो जन आधार कार्ड वितरण का जो आप बता रहे हैं ये करना ज़रूरी है और ये जितना जल्दी आप करेंगे ये जो आपको दी गई है लिस्ट वो आपको करनी ही है तो आप ये जल्दी करें और रही बात कमीशन की तो कमीशन जन आधार कार्ड वितरण का हर 3 महीने में आपके वॉलेट में डाल दिया जाता है वो शायद आप चेक नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप एक बार हमें एनीडेस्क दीजिए ताकि हम चेक करके आपको दिखा सकें आपका कमीशन आपके वॉलेट में आ चुका है। उसके बाद करण सिंह जी का नंबर है मोबाइल नंबर सेंड करें स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कमेंट में लिख देती हूँ सर जो हमारी टीम के मोबाइल नंबर हैं और आप नोट भी कर सकते हैं टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसके नंबर 9034040241 और दूसरा नंबर मैं अभी बोल रही हूँ मैं अभी कमेंट भी कर रही हूँ आपको 9034040242 और अगर बाई चांस कॉल ना लगे तो आप दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं नंबर है 7230003303 और मेरा नंबर है 7230003311 ये आपको स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा सर आप नोट कर लीजिए और मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है आप हमारे नंबर्स को सेव कर लीजिए। BRKGB के लिए हमने अभी बताया कि सर प्रोसेसिंग में है। विक्रम सिंह का कमेंट है
एसएमएफ का साइट कब तक ओपन होगा? ये बहुत जल्दी ये कोविड की वज़ह से बंद हुई थी सर, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी ये। आधार किट प्रोवाइड करवाते हो क्या मैम? जी, उसके लिए सर आप प्लीज़ एक बार आधार डिपार्टमेंट जो आशीष जी देखते हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए। कृष्णा जी का कमेंट है स्टाम्प पेपर विक्रय लाइसेंस लेने का प्रोसेस ग्रामीण इलाकों का। तो एक बार जितेंद्र जी प्लीज़ आप बताइए इनको स्टाम्प पेपर का जो लाइसेंस इनको लेना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ये जो स्टाम्प पेपर के लिए जो तरीका है वो हालांकि ई-मित्रा सर्विसेज के अंदर नहीं है, लेकिन जी, उसके लिए एक आवश्यक योग्यता ई-मित्र जरूर की हुई है। यानी कि आपको यदि स्टाम्प का लाइसेंस लेना है तो एक बार आपको सबसे पहले ई-मित्र का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसका संबंधित जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ से इसका लाइसेंस दिया जाता है, जैसे हमारे राजसमंद की बात करें तो स्टाम्प के लाइसेंस के लिए उदयपुर में डिपार्टमेंट लगता है, वहां से हमें इसका आवेदन करना होता है। तो आपके जो भी संभाग स्तरीय जो भी हेडक्वार्टर है वहां पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, जहाँ से इसका लाइसेंस का जारी किए जाते हैं, और वहां से फॉर्म लेकर के उसका जो भी आवेदन का प्रोसेस है वो आपको करना रहेगा। ई-मित्रा पर इसकी कोई फिलहाल सर्विस नहीं है। जी। तो स्टाम्प पेपर के लाइसेंस के लिए जितेंद्र जी ने अभी बताया, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप प्लीज़ हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवाइए या फिर हमें कॉल कीजिए। ये हम कहीं न कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन लेके आपको ज़रूर बताएँगे कि ये लाइसेंस आपको कहाँ से मिल सकता है। उसके बाद मन्नूलाल मेघवाल जी का कमेंट है, दूसरा अकाउंट भी देख लिया, ये शायद जन आधार में इनको दिक्कत आ रही है, उसके लिए पूछ रहे हैं। तो अगर आपका अकाउंट नंबर अपडेट करने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप एक बार एनिडेक्स आपका प्रोवाइड करवाइए हमें कॉल करके। हम एक बार चेक करेंगे कि वो दिक्कत क्यों आ रही है, बाकी वैसे जन आधार पोर्टल प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है सर। उसके बाद रोहित पालीवाल जी का कमेंट है, नया श्रमिक कार्ड फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें? उसके लिए आप सर अभी जैसे हमने स्क्रीन पे भी आपको दिखाया था imitra.rajasthan.gov.in जो वेबसाइट है, वहाँ से आप ई-मित्रा के जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो डाउनलोड सेक्शन पे शायद नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपका प्रश्न जी, वाजिब है, क्योंकि कुछ ऐसे पोर्टल है जो थर्ड पार्टी पोर्टल है, वो ई-मित्रा पर डायरेक्ट नहीं है। तो जो थर्ड पार्टी पोर्टल है उनके फॉर्म्स के लिए उस संबंधित विभाग का अपना खुद का एक पोर्टल होता है। जैसे एलडीएमएस है, लेबर डिपार्टमेंट है, तो उनका अपना एक फॉर्म है, पोर्टल है एलडीएमएस। तो आप एलडीएमएस वेबसाइट के जरिए भी सारी योजना की जानकारी ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर वो ई-मित्रा पर अवेलेबल नहीं है तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अपना खुद का पोर्टल है राजस्थान सरकार का, आप उस पर जाकर के योजना की जानकारी भी ले सकते हैं, वहां से आवेदन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लेबर डिपार्टमेंट का आवेदन गूगल के जरिए वेबसाइट सर्च करके वहां से मिल जाएगा। labor.rajasthan.gov.in वेबसाइट है, वहां से जी। आपको मिल सकता है। अभी दीपक और जायसवाल जी का कमेंट है, मैंने लेबर कार्ड के तहत सुकन्या योजना के फॉर्म भर रखा है और फॉर्म भरे हुए 3 साल हो गए हैं। जितने भी ऑब्जेक्शन आए उतने भी क्लियर किए हैं, तो भी अभी तक पैसे भी नहीं आए हैं, ओके भी नहीं हुआ है, क्या करना है? तो एक बार प्लीज एक बार बता दीजिए योगेंद्र जी। देखिए, ये जो आपने बताया कि मुझे 3 साल हो गए और पैसे भी नहीं आए, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, और चूंकि हम लोग अभी कियोस्क के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं सभी कियोस्क से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग जनरली आवेदन करने का काम करते हैं। हमारे आवेदन को सही या गलत ठहराने के काम सरकार करती है, डिपार्टमेंट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि कभी कोई रिजेक्शन आता है, बार बार ऐसी दिक्कत आती है, तो हमें संबंधित विभाग में एक बार संपर्क अवश्य करना चाहिए। 3 साल से यदि पैसा नहीं आया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकारी डिपार्टमेंट आपको टाल देगा, टाल नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन बताएगा, जवाब देगा। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि यदि कोई भी फॉर्म हमारा इस तरीके से लंबा खिंचाता है, तो हमें उसके लिए तुरंत एक बार या तो कस्टमर को भेज दें, या हम चले जाएं, लेकिन हमको वहां से संबंधित विभाग से जो भी उसका ऑपरेटर है, आईए है, या संबंधित अधिकारी है, उनसे एक बार बात करनी चाहिए। वो उसका कोई ना कोई जेन्युइन रीजन आपको अवश्य बताएंगे, टाल नहीं सकते। जी।
उसके बाद कमेंट है नरेश कुमार जी का, मेरा कियोस्क अम्बे लर्निंग का है, मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो सर अगर आपको टेक्निकल कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। एक बार हमें कॉल कर लीजिए, आपको जिस भी सर्विस की कोई भी जानकारी चाहिए वो हम आपको बताएँगे। विक्रम जी का कमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, वापस रिन्यू करवाना है। तो कोविड की वजह से जो सारथी पोर्टल है उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी चालू हुआ है, तो अभी ये जल्द ही आप वहाँ से उसको रिन्यू कर सकते हैं। कृष्णा जी का कमेंट है, शुभ शक्ति का फॉर्म मार्कशीट के कारण रिजेक्ट किया गया है, वापस डॉक्यूमेंट लगाने का प्रोसेस। तो रिजेक्ट हो गया है तो वो वापस उसमें आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा सकते हैं, वो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेंड बैक आया है तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट है राधे श्याम नाथ जी का, आधार कार्ड की आईडी एक्टिव हो गई है, अब ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए सर आशीष जी ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए है ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है, तो प्लीज़ आप हमारे आधार डिपार्टमेंट में संपर्क कीजिए। आशीष जी आपको ज़रूर बता देंगे कि ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं हो पा रही है। उनका नंबर है 9587887707। दीपक शर्मा जी का कमेंट है, ई-मित्रा की स्टेशनरी फ्री मिलती है या चार्जेबल होती है? अगर आप आचार्य के कियोस्क हो तो बिल्कुल फ्री आपको ई-मित्रा की स्टेशनरी दी जा रही है सर, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के कियोस्क को। जयपाल जी का कमेंट है, बी कैटेगरी है, 80% कमीशन मिला है, कैसे पता चलेगा? तो एक बार आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए सर, हम आपको बताएँगे कि कमीशन का पता आप कैसे लगा सकते हैं। वैसे कमीशन जो रिपोर्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग का 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया है, एक बार वो देख लीजिए कि आप अपने कमीशन की रिपोर्ट और जो कंप्लीट की जो ई-मित्रा रिपोर्ट्स होती हैं, वो चेक कैसे करते हैं, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2 दिन पहले हमारा, फेसबुक या यूट्यूब दोनों पे आप चेक कर सकते हैं। प्रमीला जी, मैं फ्री स्टेशनरी को लेकर के कुछ बात शेयर करना चाहूँगा हाँ जी, हमारे कियोस्क बिल्कुल के सर। साथ। सभी कियोस्क से मेरा एक आग्रह रहेगा कि जनरली मार्केट में एक ट्रेंड चल गया है कि मतलब लोगों को फ्री में कुछ बाँटा जाए और फ्री में बाँट करके उन्हें खींचने की कोशिश की जाए। ये चीज़ केवल ई-मित्रा पर ही लागू नहीं होती, ये पूरे देश भर में लागू होती है। जी। हमारा देश इस फ्री वाली समस्या से बड़ा पीड़ित है और इस कारण से लोगों के निर्णय प्रभावित होते हैं। मैं जो भी आज हमारे लोग इस फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उनसे निवेदन और आग्रह भी करना चाहूँगा, वे एक बार आचार्य परिवार का हिस्सा बन के अवश्य देखें। जो सर्विसेज और जो ट्रेनिंग्स और जो कंपनी हमारे प्रतिदिन नित्य नए जो प्रयोग करती है, जिस प्रकार से कियोस्क की सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए, जैसा अभी प्रमीला मैडम कह भी रहे थे कि आपने मेल किया और आपको जवाब नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कंपनी में सर्विसेज को लेकर के एक बहुत सिक्योरिटी और कंफर्मेशन निर्धारित किया हुआ है कि आपको सर्विस में कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो आप लोग फ्री सर्विसेज, फ्री स्टेशनरी और इस प्रकार की किसी भी लालच प्रलोभन को एक तरफ रखते हुए सर्विसेज को जरूर आप लोग देखिए, सर्विसेज से जुड़िए, आचार्य में जुड़ करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और स्टेट लेवल से ले लें आप, हमारे और जो नेशनल लेवल का जो हमारा हेड ऑफिस है वहां से ले लें। आपको सर्विसेज के लिए आप डायरेक्ट कंपनी के एक टेक्निकल स्टाफ से लेकर के जीएम डायरेक्टर तक से आप बात कर सकते हैं और सर्विसेज का बेनिफिट जरूर लें। जी, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास कमेंट है रमेश जी का, नया पेंशन आवेदन हेतु दस्तावेज़ जमा कहाँ पे करवाने होते हैं? तो ये आप तहसीलदार के पास भी करवा सकते हो और पेंशन ऑफ़िस दोनों में आप अपने जो दस्तावेज़ हैं वो जमा करवा सकते हैं सर। ये मोहम्मद जो आरिफ। दस्तावेज हाँ जी। दस्तावेज जमा करने का जो कंसेप्ट है उसको लेकर के मैं और एक बार इसको क्लियर करना चाहूंगा। सभी कियोस्क इस बात पर ध्यान दें, ये दस्तावेज जमा करने का जिम्मेदारी हर कियोस्क की है और सभी प्रकार के दस्तावेजों को लेकर के है, केवल पेंशन की बात नहीं है। जी। हमें जो भी दस्तावेज हम लोग अपने मित्र पर ग्राहक से कलेक्ट करते हैं, उनका फॉर्म कलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों का ये एक अभ्यास और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम लोग महीने के अंत में
जितने भी आवेदन हम लोगों ने तैयार किए हैं, हमारे पास कलेक्ट हुए हैं और जिनका काम हो चुका है, उनके आवेदनों का एक पूरा लिस्ट बना लीजिए, जो हम लोग मित्रा हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से कॉपी करके और हम लोग एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। उसकी लिस्ट बना करके, उसकी 2 कॉपी बना करके, और उसका जो भी संबंधित विभाग है, यानी कि वो सेवा जिस संबंधित विभाग की है, वहां पर हम लोग लिस्ट के साथ जमा करवाएं और वहां से हम लोग उसकी रिसिप्ट अवश्य लें कि हमने ये आवेदन वहां पर जमा करवा दिए। तो ये प्रैक्टिस हम सभी मित्रों की हमेशा होनी चाहिए। जी। उसके बाद कमेंट है, एनएफएसए क्या प्रोसेस है? तो सर इसके लिए ये सर्विस अभी चालू हो गई है ई मित्रा पे। एनएफएसए यूटिलिटी सॉरी एप्लीकेशन में अगर आप टाइप करेंगे एनएफएसए, तो रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए अलग-अलग सर्विस हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा इसका प्रोसेस है, जैसे आप कास्ट बोनाफाइड के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी रहती हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। अगर आपको इसकी बिल्कुल ब्रीफली, अगर आपको प्रॉपरली एक-एक चीज़ के बारे में पूछना है, ट्रेनिंग चाहिए है, तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, हम आपको एनीडेस्क पे लेके इसकी ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद कमेंट है अच्छा, कुछ कियोस्क हैं हमें अभी जो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, उनमें से कुछ कियोस्क ऐसे हैं जो कई तरह की अलग-अलग सर्विसेज के लिए अभी वो जानकारी पूछ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम लोग उनको यहाँ पर ये जानकारी दें, जैसे एनएफएसए को लेकर के पूछ रहे हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के भी पूछ रहे हैं। कुछ प्रश्न और भी आए हैं जो समर्थन मूल्य खरीदी का। तो मेरा सभी कियोस्क से एक आग्रह है, चूंकि हमारे इस लाइव सेशन का एक टाइमिंग है, निर्धारित है, और आज के लिए हमने एक सर्विस को चयन किया है, लेकिन जो भी सर्विसेज आज के प्रश्नों में आ रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा उसमें उन सर्विसेज को हम कवर करेंगे। तो आप लोग जी हाँ। जिनके भी प्रश्नों का समाधान आज नहीं मिल पा रहा है या उनको सर्विस की जानकारी आज नहीं मिल पा रही है, तो वे कल पुनः इस पेज से जुड़े। रेगुलर बेसिस पर दोपहर की 12 बजे से 1 बजे के बीच में हम लोग लाइव आते हैं। आप लोग इस पर आइए और आपको आपकी सर्विस की जानकारी निश्चित रूप से फिर एक दिन और किसी अन्य डीसी के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आपको इसकी जानकारी मिलेगी। जी, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास कमेंट है रमेश पुरोहित जी का, इनकी ई मित्रा आईडी सिटीजन हो गई है, तो वो क्यों बंद हुई है सर? वो हमें चेक करना पड़ेगा। आप आचार्य का ई मित्रा अगर लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे नंबर, ये जो मेल। हाँ जी। ये जो आईडी बंद होने के इश्यूज हैं अभी कई जगह पर आ रहे हैं, इसको लेकर के भी मैं छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। आईडी बंद होने के पीछे जो मुख्य कारण है, अभी सरकार ने जो ई मित्रा का लाइसेंस आप लोगों को हम दिया है हमारे मार्फत, तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। हम ये कोई एक प्राइवेट दुकान की तरह हम लोग नहीं चला सकते, सरकारी नियमों के तहत हमें चलाना होता है, जिसमें मुख्य रूप से रेट लिस्ट का बैनर आपके कियोस्क पर होना चाहिए। बाहर का जो को ब्रांडेड बैनर है जिसमें ई मित्रा का लोगो, एलएसपी का लोगो, वो होना चाहिए। ई मित्र निर्धारित स्थान पर चलना चाहिए। ग्राहकों से सेवा की दरें निर्धारित से ज्यादा नहीं वसूलना। इनमें से कोई भी नियम यदि हम फॉलो नहीं करते हैं, तोड़ते हैं, वायलेंस करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में फिर डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन के दौरान ऐसी कोई भी जानकारी यदि पाई जाती है, तो उसके लिए आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण आपका ई मित्र सिटीजन आईडी, और मुख्य कारण है ट्रांजेक्शन नहीं कर पाना। यदि आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं किसी माह में, तो उस कारण से भी डीएक्टिवेट होती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि ये जो कुछ मुख्य नियम है उनका आप रेगुलर फॉलो कीजिए और मित्रा में ट्रांजेक्शन अधिक से अधिक करिए, तो ये सिटीजन नहीं होगा। बाकी आप मैडम के नंबर दिए हैं, मैडम के नंबर पर आप जी कॉल कर हाँ। लीजिएगा थोड़े समय बाद। और इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहूंगा, यद्यपि कंपनी की तरफ से कई सारे टेक्निकल सपोर्ट के नंबर आप लोगों को दिए गए हैं, हर जिले के लिए कम से कम 3 टेक्निकल सपोर्ट, एक डीसी का नंबर और स्थानीय एसोसिएट डीसी के नंबर, स्थानीय स्टाफ के नंबर सब दिए हैं। फिर भी यदि कोई नंबर नंबर्स। बिजी आता है, जी हाँ, बिल्कुल नंबर्स और जो ईमेल आईडी है और जो एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी जानकारी के लिए प्लीज़ एक बार हमारे जो वेबसाइट है उस पे विज़िट करेंगे तो आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.acharyagroup.com। मैं अभी वो आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। वहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की जैसे कि बाय चांस अगर आपके बायोमेट्रिक के ड्राइवर भी अगर आपको डाउनलोड करने हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारी किसी भी ऑफिस डीसी के नंबर या फिर टेक्निकल टीम के नंबर या फिर किसी भी
जो हमारे अभी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स आरकेसीएल, बैंक बीसी, ई-मित्रा, आधार किसी तरह की भी जानकारी चाहिए तो वो हर जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई नंबर बिजी आता है, आप एक बार दो बार कॉल करते हैं, नंबर बिजी आता है, तो आप यकीन मानिए नंबर बिजी है, हम लोग सर्विस सपोर्ट में व्यस्त रहते हैं इसलिए बिजी आते हैं, तो इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कंपनी की तरफ से आपको वापस कॉल बैक किया जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई नंबर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ऐसे कोई भी समस्या आपको महसूस होती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को तुरंत कॉल करिए, आपका निश्चित रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद है हमारे पास कमेंट है चौहान कंप्यूटर बैंक वीसी के लिए कैसे आवेदन करें? तो अभी सर जितेंद्र जी ने आपको बैंक वीसी का पूरा प्रोसेस बताया है, तो एक बार आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा सुनें या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बैंक वीसी के लिए। श्यामलाल भैरवा जी का कमेंट है राशन कार्ड सीडिंग को चेंज करना है। तो सर ये मैं समझ नहीं पाई हूँ कि राशन कार्ड सीडिंग आप करना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड में कुछ चेंजेज़ आपको करने हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर आप कमेंट दोबारा कीजिए प्लीज़। और एनएफएसए के लिए जैसे ये जो सर्विस है ये जैसे ही चालू हो जाएगी, प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी, तो हम इसके लिए एक दिन प्रॉपर इसी सर्विस के लिए एनएफएसए के लिए लाइव सेशन लेंगे। तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी राजफेड हो गई, एनएफएसए हो गई, ये जितने भी सर्विसेज़ हैं, इन सब का हम अलग-अलग डे लाइव सेशन लेंगे ताकि आप उसके बारे में प्रॉपरली जानकारी ले सकें। तो आप उसके लिए हमें डेली आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक पे जुड़ना है हमारे साथ। एक कमेंट आया है खाद बीज के लाइसेंस को लेकर के। तो मैंने अभी जी। जैसे पहले भी बताया था कि यदि हम लोग कोई सर्विस लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसका इंग्लिश नेम जो भी, जैसे बीज के लिए हम लोग सीड टाइप करेंगे जी। हमारी एप्लीकेशन सर्विस में, यूटिलिटी में सीड टाइप करने से वहां पर लाइसेंस की रिन्यूअल की और न्यू लाइसेंस की, न्यू डीलर लाइसेंस ऐसी सर्विस मिलेगी। उसके अंदर हमें मित्रा रजिस्ट्रेशन संख्या डाल करके डिटेल्स को फिलअप करना है और जो भी दस्तावेज वहां पर मांगे गए हैं वो फिलअप कर देना है। इस प्रकार से आप खाद बीज के जो भी लाइसेंस, खाद के लिए आप फर्टिलाइजर शब्द का वहां पर डाल दें और बीज के लिए सीड का डाल दें। और एक उर्वरक जो हो गया फर्टिलाइजर, सीड, और दो तीन तरह की सर्विसेज हैं हॉर्टिकल्चर में डिपार्टमेंट में, वो हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बस। जी। तो अभी मैंने बताया कि एनएफएसए और राजफेड के लिए हम अलग से लाइव सेशन लेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े रहना है। उसके बाद हरिराम मेहरा जी का कमेंट है, मुझे आधार सेंटर चालू करना है, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए प्लीज़ एक बार जितेंद्र जी एक बार बता दीजिए आप प्रोसेस आधार सेंटर का। जी बिल्कुल। आधार सेंटर चालू करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है आपके पास आधार का सर्टिफिकेट होना। आधार सर्टिफिकेट के लिए वेबसाइट हम लोग यहाँ भी कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। यूआईडीआई की एक वेबसाइट है, एनएससी आईटी एग्जाम, उस पर अपने को रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करके हमारा लॉगिन करके वहां से हम लोग अपना चालान के थ्रू पेमेंट जमा करके अपना शेड्यूल टाइम ले लेते हैं एग्जाम का। और उसके बाद जो भी नियर बाई एग्जाम सेंटर वहां पर एग्जाम दे करके दो तरह के सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं, एक ऑपरेटर का और एक सुपरवाइजर का। तो वो एग्जाम का सर्टिफिकेट हम लोगों को पहले प्राप्त करना होता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग हमारी कंपनी के जो ये नंबर दिए गए हैं आपको आधार डिपार्टमेंट के 9587887707, मेरे जो नंबर स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं उसमें पीछे आप 35 की जगह 07 डायल कर दीजिए। ये आधार डिपार्टमेंट के नंबर है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आधार डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट में रहते हुए आपकी फाइल का प्रोसेस करवाएगा और संबंधित डीसी स्थानीय विभाग, डीओटी विभाग के माध्यम से उस फाइल को प्रोसेस करा के आपके आधार की पूरी सर्विस आप तक चालू करवाने की पूरी कोशिश करेगा। यह प्रोसेस है। जी। आधार सेंटर का प्रोसेस अभी बताया जितेंद्र जी ने। और पंकज जी को भी एनएफएसए का ही पूछना है, तो सर एनएफएसए के लिए आप हमें प्लीज़ कॉल कर लीजिए। क्या आपको जानकारी लेना क्यों नहीं चल रहा है, ये इनका कमेंट है। तो ये नई सर्विस स्टार्ट हुई इसलिए कुछ समय के लिए दिक्कत आ सकती है, बाकी रजिस्ट्रेशन होना
आज या कल में ही स्टार्ट हो जाएँगे सर प्रॉपरली। खाद बीज का भी जितेंद्र जी ने बताया था। ई ई-मित्रा प्लस की स्टेशनरी कहाँ मिलेगी? मोहम्मद आरिफ जी प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए किसी भी तरह की स्टेशनरी अगर आपको चाहिए है तो www.acharyagroup.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप स्टेशनरी ऑर्डर कर सकते हैं। आधार सीईएलसी की क्या प्रोसेसिंग है? तो सीईएलसी के लिए सर आप एप्लीकेशन में टाइप करेंगे ई-मित्रा लॉगिन करके सीईएलसी, तो उसके लिए आप अप्लाई तो ई-मित्रा से कर सकते हैं, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आधार का जो सर्टिफ़िकेट है वो लगेगा और उसके बाद अगर आपका पंचायत समिति और एसीपी ऑफ़िस से अप्रूव हो जाता है तो पंचायत समिति से आपको उसके लिए टैबलेट मिलता है, फिर आप आधार 5 साल के बच्चों तक के आधार बना सकते हैं। इसके अलावा आधार का जो भी काम करना चाह रहे हैं, तो वो लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गवर्नमेंट ने आधार सेंटर के लिए सरकारी प्रीमाइस में ई-मित्र का होना कंपल्सरी कर रखा है। तो ऐसे में जिसे भी आधार की मशीन के माध्यम से आज लोगों के आधार बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि उसे सरकारी प्रीमाइस में अपना एड्रेस, अपना कियोस्क ट्रांसफर करके उसका एड्रेस अपडेट करवाना होता है गवर्नमेंट लोकेशन के लिए। वो लोकेशन कोई भी हो सकती है, पंचायत हो सकती है, स्कूल हो सकती है और भी कोई सरकारी विभाग हो सकता है। वहां से परमिशन लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के फिर आप हमारे साथ हमसे संपर्क करिए। जी, बिल्कुल, उसके बाद कमेंट है तेजपाल जी का कि लेबर कार्ड हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, मोबाइल नंबर आप एप्लीकेंट के आप बिल्कुल सही डालने हैं आपको, तो रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद लक्की जी का हाँ जी। और यदि यदि एक बार कोई मतलब लेबर डिपार्टमेंट ने यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, तो ये भी तकलीफ आती है कि वो वापस से आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन करने भी नहीं दिया जाता है। वहाँ पर वो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देता है। जी। ऐसे में यदि आपका केस जेन्युइन है, निश्चित मान के चलिए कि अगर उसे रिजेक्ट किया है तो डिपार्टमेंट के पास इस तरह की जानकारी गई है कि ये केस जेन्युइन नहीं है। तो यदि ऐसा होता है कि आपको लगता है केस जेन्युइन है, तो संबंधित विभाग से आपको संपर्क करना पड़ेगा। वो आपका इसका प्रोसेस वापस एक्टिव करवाने की कोशिश करेंगे। जी, उसके बाद कमेंट है लक्की जी का पुलिस डिजिटल सर्टिफ़िकेट ऑनलाइन प्रोसेस कब चालू होगा? वो सर 2-3 दिन से उसमें दिक्कत आ रही थी, पिछले 3-4 दिन से क्योंकि वो जो पुलिस डिपार्टमेंट का पोर्टल है, अगर आप ऑनलाइन भी उसकी साइट पे जाके देखेंगे तो पूरा चेंज हो गया है, वो अपडेट हुआ है, इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी। 1-2 दिन के अंदर ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर आप पुलिस सर्टिफ़िकेट जो भी है उस पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उनको यूज़ कर पाएँगे। बुद्धराम जी का कमेंट है हाँ जी। हाँ, जी, इसके जी, अलावा बोलिए। एक एक जानकारी मैं सभी कियोस्क के साथ शेयर करना चाहूँगा। जनरली क्या होता है कि डिपार्टमेंट में जब भी कोई सर्विसेज आती है, सर्विसेज में समय-समय पर अपडेशन आते रहते हैं और उन अपडेशन के कारण डिपार्टमेंट उसको पोर्टल को अपडेट करता है, पोर्टल को और यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है। ऐसा लगभग-लगभग सभी सर्विसेज में होता रहता है। इस कारण से कई बार क्या होता है कि जब हम उस पर कोई कार्य करने जाते हैं, तो वो सर्वर रिलेटेड एरर देता है। ऐसे में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि पहला स्टेप हमें ये उठाना चाहिए कि ई-मित्रा के अंदर जब हम जैसे गूगल क्रोम पर काम कर रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्लियर हमें करनी चाहिए। जो ब्राउज़र जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री में जाकर के वहाँ से क्लियर ब्राउज़िंग हिस्ट्री करके पूरा हिस्ट्री क्लियर कर देना चाहिए। और दूसरा काम हमें ये करना चाहिए, कभी-कभी ऐसा होता है, कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है, तो हम यदि गूगल क्रोम पर काम कर रहे हैं और उस पर काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको एक बार मोजिला फायरफॉक्स पर ट्राई करके देखें या मोजिला में कर रहे हैं तो गूगल क्रोम पर करके देखें। ये 2-3 स्टेप एक बार हमें अपने स्तर पर कर लेनी चाहिए। ब्राउज़र क्लियर करना हिस्ट्री एंड देन ये हमें ब्राउज़र चेंज करना। ये 2-3 स्टेप में मैक्सिमम मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि करीब 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जो 10-20% अगर बाहर से है आगे से सर्वर की, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना। जी, उसके बाद रमेश गुज्जर जी का कमेंट है कि इनको कोई दिक्कत आ रही है, शिकायत कहाँ पे करें? तो एक बार सर क्या दिक्कत आ रही है प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करके बताएँ। त्रिलोक शर्मा जी का कमेंट है पेंशन 100 में से 98 रिजेक्ट होती हैं। इसके लिए क्या करें?
तो लगभग जो पेंशन आवेदन है वो तहसील ऑफिस से भी रिजेक्ट होते हैं। उनका यही रीज़न होता है कि उनके जन आधार कार्ड में कंप्लीट डिटेल्स अपडेट नहीं होती हैं या फिर आपने अप्लाई करते टाइम गलत डिटेल फिल कर दी हैं या फिर जो मोबाइल नंबर है या अकाउंट नंबर है वो आपने गलत डाल दिए हैं। अगर आपका प्रॉपरली आपने आवेदन किया है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा सर और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उनके पास उस नंबर पे कॉल जाता है जो आप डालते हैं, अगर वो सही नहीं होता है तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा सभी कियोस्क के साथ। जी। जैसे कोई भी आवेदन आप करते हैं, आप ये मान के चलिए कि हर आवेदन की अपनी एक योग्यता, एलिजिबिलिटी के रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला काम हर कियोस्क को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए, मैंने अभी कुछ देर पहले जो डाउनलोड सेक्शन से गाइडलाइन के बारे में बताया था कि आप लोग सबसे पहले गाइडलाइन डाउनलोड करिए। कई बार दिक्कत क्या होती है, हम लोग आवेदन कर रहे हैं, जबकि हमें आवेदन रिजेक्ट होने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति उस आवेदन के लिए पात्र ही नहीं है। तो सबसे पहली जानकारी जो हमें लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए, जिस किसी भी योजना में आप आवेदन करें उस योजना की गाइडलाइन को आप डाउनलोड करिए, उसको पूरा पढ़िए। उसमें उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा होता है कि इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है और किस कास्ट के लिए वो एलिजिबिलिटी है, किस एज ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी है। जब तक आप एज ग्रुप, कास्ट इन सबको नहीं समझ जाते हैं तो हमारे आवेदन बार बार रिजेक्ट होते हैं। जैसा अभी एक भाई ने कहा कि 98% पेंशन आवेदन रिजेक्ट होते हैं। आप ये मान के चलिए कि 98% के अंदर सारे के सारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होगा, ऐसा एक भी आवेदन नहीं होगा जो अनावश्यक रिजेक्ट होता है। तो आप निश्चित रूप से आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, पेंशन के आवेदन को लेकर के हमें एलिजिबिलिटी पर पूरा एक बार फोकस करना चाहिए। और बाकी हमारा डिपार्टमेंट तो है ही, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। उसके बाद रमेश जी का कमेंट है कि एलएसपी बीसी नहीं दे रहा है तो सर बैंक रिसीप्ट को कौन से बैंक की चाहिए है? अगर वो हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम ज़रूर देंगे, प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद हमारे पास यही पेंशन का जो अभी जितेंद्र जी ने बताया, विवेक अग्रवाल जी का कमेंट है, उदयपुर बीपीएल कार्ड धारक को पहले गेहूँ मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। कहाँ और कैसे शुरू हो सकता है? इसके लिए आपको डीएसओ ऑफ़िस में संपर्क करना रहेगा सर। डीएसओ ऑफ़िस से आप अगर एनएफएसए बंद हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, उसका कोई ना कोई रीज़न है, तो वो आपको वहीं से पता चलेगा, अगर उसका दोबारा चालू होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे होगा, उसके लिए भी आपको डीएसओ ऑफ़िस ही संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद त्रिलोक जी का कमेंट है, मैडम जाति प्रमाण पत्र में सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद भी एक ही डॉक्यूमेंट्स को बार-बार सेंड बैक किया जाता है। इसकी शिकायत कहाँ की जाए? एक बार जितेंद्र जी जाति प्रमाण पत्र के ये सेंड बैक वाली के लिए आप एक बार बता दीजिए। मैं एक्चुअली कमेंट में था अभी, एक बार वापस बताएं क्या प्रॉब्लम थी। जाति प्रमाण पत्र में बार-बार एक ही डॉक्यूमेंट के कारण सेंड बैक कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, शिकायत करने के मूड में आने की बजाय सबसे पहला स्टेप हमें जो उठाना चाहिए कि जो व्यक्ति संबंधित विभाग में उसे रिजेक्ट कर रहा है, एक बार उसे मिलना अवश्य चाहिए, क्योंकि जिस सीट पर बैठ करके वो लोग रिजेक्ट करते हैं, वहाँ अनावश्यक रिजेक्ट करने की पावर उनके पास होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके पास कारण होगा क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक बार उनसे मिलिए कि वो एक ही डॉक्यूमेंट के कारण बार बार क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, या तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या वहां पर उनके पास वो ओपन नहीं हो पा रहा है। एक बार मिल लीजिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं ये इंटेंशनली हो रहा है, ऐसा कुछ भी रीजन आपको, जो कि बहुत कम चांसेज है, फिर भी ऐसा लगता है, तो आपको संबंधित जाति के लिए एसडीएम ऑफिस में एसडीएम सर से मिलना चाहिए। और मूल निवास वगैरह का अगर केस है तो हमें तहसीलदार से मिलना चाहिए। और इसके बावजूद भी आपको लगता है नहीं मुझे इससे और आगे कंप्लेन की जरूरत है, तो संपर्क पोर्टल हमारे पास उपलब्ध है, आप संपर्क पोर्टल पर कंप्लेन भी डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार कम्युनिकेशन जरूर करें। जी, अभी जितेंद्र जी एक कमेंट है ओम प्रकाश जी का, जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, पालनहार फॉर्म कैसे भरें? एक बार बताइए इनको प्लीज़ पालनहार का प्रोसेस। बिल्कुल, पालनहार योजना के लिए सबसे पहला जो काम है वो हमको ये करना है, एक तो बच्चे का एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं
पढ़ रहा हो उसका संबंधित विद्यालय से उसका हमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होगा, और जो भी पालनहार बनेगा के लिए वो पालनहार के डॉक्यूमेंट होंगे। ई-मित्रा पर इसकी सर्विस दी है, आप किसी भी ई-मित्रा पर चले जाएं और पालनहार करके हम लोग ई-मित्रा सर्विसेज में जब डालेंगे तो जी। पालनहार के पोर्टल पर जो हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उस पोर्टल की वेबसाइट पर हम लोग नेविगेट होंगे और वहां से उसका आवेदन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार इसकी गाइडलाइन डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी को अवश्य चेक करें। कई बार एलिजिबिलिटी में नहीं होने के कारण पालनहार के आवेदन निरस्त होते हैं, और इसमें जो मुख्य ध्यान रखने की बात होती है वो ये है, आधार कार्ड के अंदर जो नाम है और बैंक खाते में जो नाम है उनमें कहीं डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस कारण से आवेदन अटक जाते हैं जनरली। तो ये ध्यान रखना है पालनहार के लिए। और बाकी इसके लिए मैं प्रमीला मैडम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आगामी दिनों में ही पालनहार योजना को लेकर के अलग से पूरा एक लाइव सेशन हम लोग जी हाँ, करेंगे, बिल्कुल। आप इस पर जुड़िए। हर एक सर्विस का हम लाइव सेशन एक-एक बार ज़रूर करेंगे। एनएफएसए की ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका हमें अगर चालू हो गया तो कल या परसों मंडे को ही हम एनएफएसए का लाइव सेशन करेंगे। अभी विवेक जी का कमेंट है पैन कार्ड का पेमेंट कैसे निकालें? गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं लेने देती है। पैन कार्ड एप्लीकेशन सेंड करने के अमाउंट ₹45 होता है या कौन वहाँ से करेगा? सर ये कमेंट मैं समझ नहीं पाई हूँ। अगर आपको पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए। मान सिंह जी का कमेंट है मैम बिजली का बिल जमा करने के बाद भी नेक्स्ट मंथ में ऐड होकर आ जाता है, वो उस स्थिति में आता है, जब आपने बिजली का बिल उसकी लास्ट डेट जाने के बाद जमा किया है और उसकी पोस्टिंग सक्सेस होने से पहले ही अगला बिल जनरेट हो गया है, तो वो जुड़ के आएगा। तो अगर जुड़ के आएगा तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अमाउंट आपका डिस्कॉम में गया हो, वो नया जो नेक्स्ट बिल है आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और बैंक बीसी के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो मैंने कमेंट बॉक्स में नंबर शेयर कर दिए हैं। जिस बच्चे का ये कन्हैया लाल जी का कमेंट है जिसका बच्चे आधार कार्ड नहीं है, उसका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है क्या? जितेंद्र जी एक बार बताएँ जाति प्रमाण पत्र का प्रोसेस? देखिए, बिल्कुल बन सकता है। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो मुख्य आवश्यकता है वो है माता-पिता के जाति के डॉक्यूमेंट्स होना, क्योंकि जाति का सीधा-सीधा संबंध माता-पिता से होता है। तो यदि माता-पिता के जाति के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसमें दस्तावेज माता-पिता के लगते हैं और राशन कार्ड में उस बच्चे का नाम होना चाहिए। इस प्रकार के 2 दस्तावेज लगा करके आप जाति का आवेदन कर सकते हैं। जी, उसके बाद है मधु सिंह जी का कमेंट है एसएमएफ कोऑपरेटिव अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो सर अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एसएमएफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होते ही आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। तो अभी जितने कमेंट्स थे वो हम ले चुके हैं इसमें ज़्यादातर कमेंट्स एनएफएसए के हैं, तो एनएफएसए का हम जैसे ही ये सर्विस प्रॉपरली चालू हो जाएगी तब हम अलग से एक लाइव सेशन रखेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। तो जब जितेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने कियोस्कों को बताइए फिर हम खत्म करते हैं। बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका भी धन्यवाद करूँगा, और आचार्य टेक्नोलॉजीज़ का जो जिस कंपनी का मैं हिस्सा हूँ, मैं परिवार का हिस्सा हूँ, इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो अभिनव प्रयोग हमारी कंपनी ने चालू किया है प्रतिदिन लाइव आकर के जी। कियोस्क की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग साबित हो रहा है। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फील्ड में काफ़ी समस्याएँ आती है और वो लोग हमें कमेंट के ज़रिए अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को एक-एक करके सबको सॉल्व कर सकें। तो जो लोग आज में हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाल कर और हमारे ऊपर भरोसा जताया है, और हमारे इस भरोसे को मतलब मानते हुए आपने अपने कमेंट्स हमारे पास भेजे हैं, ताकि हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। आगे भी नियमित रूप से हमारा फेसबुक लाइव ये प्रतिदिन फेसबुक पर रहेगा। आप लोग अपना एक रूटीन बनाइए, प्रतिदिन एक सर्विस के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, और बहुत हम लोग कोशिश करेंगे पूरी गहराई से जितना अधिक बेस्ट तरीके से हो सकता है आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आज जो भी मित्र साथी यहाँ जुड़े हैं, वे लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, आचार्य परिवार के साथ, और
प्रतिदिन इस फेसबुक लाइव को जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ें। यही मेरा निवेदन है। जी, जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी एक कमेंट आया है गजेंद्र सिंह जी का, मैंने एनएसडीएल से पैन कार्ड अप्लाई किया था, सिग्नेचर नहीं हो आए हैं। तो सर अगर आपने ई-मित्रा से पैन कार्ड अप्लाई किया होता तो उसमें हम ज़रूर मदद कर पाते। तो भविष्य में अगर आप ई-मित्रा से ही पैन कार्ड अप्लाई करें ताकि अगर आपको कोई समस्या आए, तो हम उसका सॉल्यूशन करवा पाएँ। और मधु सिंह जी का कमेंट है आईआरसीटीसी टिकट में इश्यू आ रहा है, तो एक बार उसके लिए आप हमें कॉल करके अपना एनी डेस्क दीजिए। कन्हैया लाल जी, हम डेली 12 से 1 बजे तक जो हमारा लाइव सेशन है वो होता है, तो प्लीज़ आप डेली हमारे साथ यूट्यूब और फ़ेसबुक पे जुड़िए। ऐसे ही हम नई-नई सर्विसेज़ जो नोटिफ़िकेशन है, न्यू अपडेट्स हैं ई-मित्रा के, डेली हम लाइव सेशन में बनाते रहते हैं और वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं फ़ेसबुक और यूट्यूब पे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद और प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। हमारे नंबर जो हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप सेव कर लीजिए। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।